What we have completed yesterday? Bariatric surgery, hematitis, hypertension, polycystitis, polydolithiasis, care of tissue, cirrhosis, and any complications. Yes, okay. So let's do a quick revision of our previous class. What do you mean by bariatric surgery? Reduction of ability. Okay. Online students, what do you mean by bariatric surgery? Stomach capacity reduce कर स्टमक कैपेसिटी रिड्यूस करते हैं या तो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी हम कम कर देते हैं. इट इज डन फॉर विच पेशेंट? morbid obesity. मॉर्बिड ओबेसिटी, बहुत ज्यादा ओबेसिटी है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा है. So it's better to perform a bariatric surgery on those patients. Okay. Then लेप्रोस्कोपी से हम ये सर्जरी करते हैं. Yes, ओबेस क्लाइंट है तो उनके ऊपर कोई भी सर्जरी करेंगे. दो मेजर रिस्क है. विच रिस्क इज दैट? जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है. पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन सी ज्यादा है? pulmonary में thromboembolic. Yes, pulmonary and thromboembolic complications सबसे ज्यादा है. pulmonary complications and वो. Then ओबेसिटी के जो कॉम्प्लिकेशंस है लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हम ये सर्जरी करके प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके. फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ सर्जरी. वर्टिकल बैंडेड गैस्ट्रोप्लास्टी, then gastric binding, vertical sleeve gastroplasty, biliopancreatic diversion with duodenal switch, and Rox and Y gastric bypass. ये सारे नाम है. अगर क्वेश्चन में ये नाम सिर्फ आप पढ़ रहे हो कि पेशेंट हैज अंडरगॉन दिस सर्जरी, सो ये नाम पढ़ के आपको इतना पता होना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट बेरियाट्रिक सर्जरी. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि गैस्ट्रिक बाइंडिंग में क्या करते हैं. सो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ये नाम पढ़ के आपको पता चलना चाहिए कि द पर्सन हैज अंडरगॉन. सॉरी, ओछी था सर. नो नो नो, कैपेसिटी वो नहीं पूछेंगे आपको. कितनी कैपेसिटी है वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके. फिर हमने उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखा था. पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आप क्या करोगे? सारी जनरल पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे. वाइटल्स देंगे, अर्ली एम्बुलेशन करवाएंगे, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, डीप ब्रीथिंग, कॉफिंग करवाना है. कॉफिंग करते वक्त स्प्रिंटिंग करवाना है. ओके. व्हाट अबाउट फूड? उनको फूड एनपीओ रखना है कि इमीडिएटली जस्ट आफ्टर बॉवल साउंड्स रिटर्न हो जाते हैं तो हम खाना दे सकते हैं? Vowel sounds જ્યારે return થશે ત્યારે આપણે firstly as prescribed the client જો water tolerate કરતું હોય તો એને 30 ml કપમાં સર્વિંગ કરીશું. ઈ સર્વિંગ પછી ફ્લુઇડ ટોલરેટ એટલું કરી લેશે. પછી આપણે એને જ્યુસ કે ક્લીન સૂપ કે મિલ્ક 24 to 48 hours આ ક્લિયર ફ્લુઇડ જે આપણે પહેલા આપી ટોલરેટ કર્યા પછી આપીશું. અને પછી એમને આપણે ડેન્સ ન્યુટ્રિયન્ટ ફૂડ આપી શકીએ. ओके. तो आइडियली जैसे पेशेंट के बॉबल साउंड्स रिटर्न हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रिटर्न हो गई है, फ्लैटस भी पास हो गया, गैग रिफ्लेक्स भी ओके है. सो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन हम इनिशियली सिप्स ऑफ वाटर देंगे. अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है देन धीरे धीरे वाटर इंस्टिल करना है. क्लियर वाटर, क्लियर लिक्विड, बट वो भी ईच सर्विंग पे सिर्फ 30 ml. 24 to 48 आवर्स तक हमने सिर्फ यही दिया है. अगर उसने अच्छे से टॉलरेट किया फिर हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं फुल लिक्विड डाइट. सब कुछ प्यूरी किया हुआ सूप है ऐसा सब हम फुल लिक्विड डाइट देंगे. देन पेशेंट को 6 वीक्स के लिए यही डाइट फॉलो करना होता है. फिर पेशेंट न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड धीरे धीरे स्टार्ट कर सकता है. सेमी सॉलिड देन सॉलिड ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करेगा. ओके. एनास्टोमोसिस लीक होना एक कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज ऑलरेडी वो ओबेस है. there are possibilities कि एनास्टोमोसिस लीक हो सकता है. so that is most serious type of complication. पेशेंट उसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. सो पेशेंट को और हमें देखने हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स. लाइक कैसे सिम्टम्स होंगे? एब्डोमिनल पेन, अचानक से
विदाउट एनी रीजन अचानक से एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा पेशेंट, अनएक्सप्लेन्ड टैकीकार्डिया एंड ओलिगुरिया हो जाएगा, which indicates there is a leakage from anastomosis side. देन डाइट रिलेटेड पेशेंट को आप क्या एजुकेशन दोगे कि घर पे क्या ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? alcohol, high protein food high in sugar and fat avoid करवाना. ओके Slowly અને slowly food consume કરવાનું અને વ્યવસ્થિત chew કરવાનું. Then progressive food છે એ prescribe કરવાના. Then nutritional supplements prescribe આપણે administer કરવા પડશે. Calcium, iron, multivitamins, vitamin B12 અને signs and symptoms monitor કરવા પડશે complication such as dehydration and gastric leakage. ओके यस, तो ये सब कुछ आप सिखाओगे पेशेंट को. ओके, फिर हमने देखा हाइटल हर्निया. व्हाट डू यू मीन बाय हाइटल हर्निया? हम लोग कोई प्रोपोर्शन डायफ्राम અને થોરેક્સમાં protrude हो जाए. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय हाइटल हर्निया? What do you mean by hiatal hernia? Upper part of the stomach છે એ protrude થશે through diaphragm muscles. ओके, सो पार्ट ऑफ स्टमक या लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस प्रोट्रूड हो जाएगा, डायफ्राम से बाहर निकलकर थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा. इसको हम हाइटल हर्निया बोलेंगे. अनदर नेम ऑफ हाइटल हर्निया? Esophageal or diaphragmatic. इसोफेजियल हर्निया एंड डायफ्रामेटिक हर्निया. ओके, हर्निएशन होता क्यों है? मसल से एक्टिविटी करता हूँ, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेनस एक्टिविटी, ट्यूमर है. ओके, सो जब डायफ्राम के मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है. कौन सी कंडीशन में बढ़ता है? प्रेगनेंसी में, असाइटीज में, हैवी वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेनस एक्टिविटीज, देन स्ट्रेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, देन ट्यूमर. ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से, ओबेसिटी, ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा. उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे हाइटल हर्निया की वजह से? एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट, પછી બીજું સ્ટ્રેન્ગ્યુલેશન થઈ જાય છે, એના લીધે નેક્રોસિસ થઈ જાય છે. Yes, online students, what are the complications? Ulceration, hemorrhage, regurgitation, aspiration of stomach content. Okay, अगर वो हर्निया ट्विस्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आंटी पर जाना जो बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? टाइट हो, स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है. अगर स्ट्रेंगुलेशन हो गया तो धीरे धीरे वो वहां पर टाइट हो जाएगा, इनकार्सरेशन होगा. इनकार्सरेशन के बाद इस्केमिया के बाद नेक्रोसिस, मतलब वो अब पूरा डैमेज हो जाएगा. उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है एंड मीडियास्टिनाइटिस भी हो सकता है. ओके, हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे थे. व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? Heartburn, chest pain, regurgitation, vomiting, difficulty in swallowing, feeling of fullness અને જ્યારે lying down હશે patient ત્યારે symptoms worse. ओके, सो व्हाट यू कैन डू? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट. हमने असेसमेंट कर दिया, तो वाइटल साइंस और ये सिम्टम्स असेस कर दिए. चलो, देन अब इंटरवेंशंस की बारी आई. फर्स्ट इंटरवेंशंस क्या करेंगे? मेडिकल सीक्वेंस में. आइडियली पहले आपके पास हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो डॉक्टर डायरेक्ट सर्जरी तो नहीं करेंगे. व्हाट इज मेडिकेशन चाहिए, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स से પછી એસ્પિરિન હોય એ બધી ડ્રગ્સ અવોઇડ કરવાની છે. પછી આપણે H2 રિસેપ્ટર્સ એન્ટાગોનિસ્ટ છે, પ્રોટોન કોમ્બિન ઇન્હિબિટર છે, એ બધું પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવાની છે.
એનાથી પણ ના થતું હોય તો પછી સર્જરી which fund of ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम पहले लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे सारा डाइट हमने देखा था जो भी इरिटेट करता था हमने पहले जीआरई में देखा था वो सब कुछ अवॉइड करना है देन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग लाई डाउन पोजीशन में नहीं जाना है कौन सा फूड खाना है क्या नहीं खाना है वो सब हमने देखा था कौन सी मेडिसिन एंटीकोलिनर्जिक एसिड्स वो सब कुछ अवॉइड करना है राइट मेडिसिन कौन सी देंगे ये लाइफस्टाइल हो गया फिर मेडिसिन में हम देखें तो एंटासिड्स है वो सब दे सकते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पीपीआईज है वो सब हम दे सकते हैं पेशेंट को उससे भी बात नहीं बन रही है तो लास्ट में सर्जरी करेंगे व्हाट सर्जरी विच टाइप ऑफ सर्जरी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सर्जरी फंडोप्लिकेशन फंडोप्लिकेशन ही इसमें किया जाता है ओके देन वो सब हमने देखा कि 1 आवर के बाद रेक्लाइन नहीं होना है एंटीकोलिनर्जिक ओके देन नेक्स्ट कंडीशन वाज कोलेसिस्टाइटिस व्हाट डू यू मीन बाय कोलेसिस्टाइटिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय कोलेसिस्टाइटिस inflammation of gallbladder, ओके टाइप्स ऑफ कोलेसिस्टाइटिस acute, chronic, and acute. व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस सडनली इन्फेक्शन हो जाएगा यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस Due to gallstones inflammation था. हाँ सडनली ड्यू टू गॉल स्टोन्स कोलेलिथियासिस सडनली पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो गया है क्रोनिक ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स Gallbladder did not work properly. हाँ गॉल ब्लैडर की जो वॉल है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही जो नॉर्मल एम्प्टिंग होना चाहिए रिफिल होना चाहिए वो ऐसा नहीं हो रहा है सो वहां पर पड़े पड़े इन्फ्लेमेशन हो सकता है बिकॉज बाइल बहुत टाइम तक वहां पर स्टोर रहेगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है कहीं पे भी जैसे यूरिन भी किडनीज में होल्ड करके रहेगा तो वहां पे भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसकी वजह से धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्फेक्शन होगा क्रोनिक होगा एंड ए कैलकुलस में क्या होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ए कैलकुलस में क्या होगा Due to bacterial invasion inflammation. यस वहां पर ना गॉल स्टोन्स है ना वॉल्स का प्रॉब्लम है बट कोई बैक्टीरिया गॉल ब्लैडर में आ गए हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गया है साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे बेल्चिंग यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा Nausea, साइन एंड सिम्टम्स vomiting, epigastric pain, ओके दैट रेडिएट्स टू एपिगैस्ट्रिक पेन तो होगा बट धीरे धीरे वो पेन कहाँ तक जाएगा right shoulder. राइट साइड के शोल्डर तक जाएगा ओके आई हैव टोल्ड यू टू फाइंड आउट कौन सी कंडीशन में शोल्डर पेन होता है फाइंड आउट किया in which conditions the pain radiates to the shoulder hmm? Okay, here I go. One is missing. Online students कौन सी conditions में shoulder pain जाता है? Online students, you have not completed. Okay, again find it out. आपके लिए ही है वो आप ढूंढोगे तो आपको याद रहेगा. Then राइट क्वाड्रेंट में पेन होगा पेशेंट को गार्डनिंग एंड रिजिड हो जाएगा एब्डोमेन रीबाउंड टेंडरनेस होगा टच करने के बाद पेशेंट को पेन होगा अगर आप पैल्पेशन करोगे तो वहां पर आपको एक मास जैसा भी फील होगा व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ कोलेसिस्टाइटिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स पॉजिटिव मर्फी साइन व्हाट डू यू मीन बाय मर्फी साइन कैसे टेस्ट करोगे मर्फी साइन
એક્ઝામિનર જ્યારે ફિંગર પાસ કરશે બિલો માર્સિંગ પેશન્ટ રેસ્પિરેટ કરતી વખતે ઇન્સ્પિરેટ કરતી વખતે અને પેજ કરશે. ઓકે જ્યારે એક્ઝામિનેશન કરશે ફિંગર થ્રુ જ્યારે ઇન્ટરેક્ટિવના લાઇનિંગ બિલો ત્યારે એને પેન થશે તો પેનના લીધે બ્લીડિંગ ના કરી શકે. ओके सो जब कोई भी एग्जामिनर आप कर रहे हो या डॉक्टर कर रहे हैं एग्जामिनर जब पाल्पेट करते करते नीचे आएगा एंड हिपेटिक मार्जिन के बाद उसके फिंगर्स वहां पर होगी पाल्पेशन में हम प्रेस करते हैं राइट सो पेशेंट कैन नॉट डू द इनहेलेशन बिकॉज उसको पेन हो रहा है आप उसको बोलोगे कि इनहेल करो तो वो इनहेल कर ही नहीं पाएगा दैट इज पॉजिटिव मर्फी साइन ओके टेम्परेचर एलिवेटेड होगा टैकीकार्डिया होगा डिहाइड्रेशन होगा अगर ऑब्स्ट्रक्शन भी है कोलेडोलिथियासिस की वजह से सिस्टाइटिस हुआ है तो कोलेडोलिथियासिस के भी सिम्टम्स दिखेंगे लाइक जॉन्डिस हो जाएगा ओके क्लीन हाँ प्रूरिटस यस सो जॉन्डिस होगा यूरिन में से बिलीरुबिन निकलेगा सो एकदम डार्क यूरिन होगा स्टूल भी वैसा होगा सो क्ले कलर्ड स्टूल एंड स्टूल गॉल ब्लैडर का और बाइल का काम क्या है फैट डाइजेशन करना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बट वो अच्छे से सिक्रेट ही नहीं हो पा रहा है ड्यू टू दैट ऑब्स्ट्रक्शन तो स्टिएटोरिया होगा दैट इज फैटी स्टूल और ऑयली स्टूल एंड प्रूरिटस होगा इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं ओके કન્ટિન્યુ સક્શનિંગ કરવાની છે જ્યારે સિવિયર વોમિટિંગ થતું હોય ત્યારે પછી એન્ટાસિડ પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપવાની છે એનાલ્જેસિક પેન રિલીફ માટે. ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम NPO until nausea vomiting subsides. ओके देन If continuous vomiting, excessive vomiting હોય તો NG decompression કરી શકે, continuous NG suction, antiemetic, analgesics, if antibiotics. ओके अगर अगर बैक्टीरियल इन्वेशन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे ओके देन बाकी स्टोन की वजह से हुआ है तो स्टोन यस Small frequent meals provide કરી શકે, low ओके fat, हाँ high लो fiber. फैट वाली हाई फाइबर छोटी छोटी मील्स देनी है अगर पेशेंट टॉलरेट कर सकता है तो क्रोनिक सिस्टाइटिस में पेशेंट को उतना सीवियर पेन नहीं होगा ग्रेजुअली होगा तो हम दे सकते हैं अगर वॉमिटिंग और वैसा ज्यादा है तो नहीं देंगे गैस वार्मिंग फूड्स नहीं देने हैं नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल प्रोसेस जो भी डॉक्टर ने बोला उसके लिए प्रिपेयर करेंगे नॉन सर्जिकल कौन सी नॉन सर्जिकल कौन सी प्रोसीजर Laser therapy, ERCP. ईआर थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं इन सर्जिकल में कौन सी सर्जरी कर सकते हैं Cholecystectomy. okay and another ऑनलाइन स्टूडेंट्स अदर सर्जरी वो ऑल स्टोन है स्टोन रिमूव करने के लिए सिर्फ स्टोन रिमूव करना है तो कोलेडोको लिथोटॉमी कर सकते हैं हाँ सो कोलेसिस्टेक्टोमी में रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर कोलेडोकोलिथोटॉमी में रिमूवल ऑफ द स्टोन दोनों लेप्रोस्कोपिक मेथड से अप्रोच से हम कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखना है इंसिशनल साइट पर इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करवाना है अर्ली एम्बुलेशन पेशेंट को स्प्लिंटिंग करवाना सिखाएंगे कॉफिंग के वक्त एंटीएमेटिक्स देंगे नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है एनाल्जेसिक्स देंगे पेन हो रहा है जब तक लाइक पेशेंट स्टेबल नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यूअस एनजी ट्यूब सक्शनिंग हम रखेंगे जब भी एनजी ट्यूब सक्शनिंग हो वी कैन नॉट डू एस्पिरेशन वी कैन नॉट रिमूव इट वी कैन नॉट डिस्कनेक्ट इट ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मतलब कोई भी कंडीशन में ये चीज ध्यान रखोगे आप देन धीरे धीरे अगर एनपीओ ब्रेक कर दिया है तो धीरे धीरे पहले सिप्स ऑफ वाटर क्लियर लिक्विड फुल लिक्विड देन सेमी सॉलिड ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे फूड में एंड जब भी ये सर्जरी होती है तब टी ट्यूब इंसर्ट की गई होती है सो ऑलवेज हमें टी ट्यूब की पेटेंसी चेक करनी है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है ड्रेनेज कैसा आ रहा है एंड टी ट्यूब की केयर भी करनी है टी ट्यूब क्या है Radiation થી આપણે file duct, common bile duct, pipe
ઇન્સર્ટ કરીને જે પણ મારે પ્રોડક્ટ છે એ ડાયરેક્ટલી જે ડ્રેનેજ બેગ છે એમાં કલેક્ટ કરી શકીએ. Okay, online students, what is T-tube? વન ટાઈપ ઓફ ટ્યુબ છે જે બાઇલ ડક્ટમાં ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે છે. ओके सो जब भी हमने ये सर्जरी की ये सब किया सो ड्यू टू दैट इंजरी देयर आर पॉसिबिलिटीज कि इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होंगे बाइल प्रोडक्शन गॉल ब्लैडर ही चलो रिमूव कर दोगे तो बाइल एक्सेस होगा गॉल ब्लैडर का काम उसका स्टोरेज करना था अब स्टोरेज के लिए कुछ भी नहीं है सो टेम्पररी पीरियड के लिए टी ट्यूब डाली जाती है कि वो पेटेंसी वरना क्या होगा ड्यू टू इंफ्लेमेटरी रिएक्शन वो हिपेटिक डक्ट ही ब्लॉक हो जाएगी एंड फिर बाइल दो वी हैव डन द सर्जरी बट बाइल नहीं आ पाएगा सो टेम्पररी पीरियड के लिए टी ट्यूब इंसर्ट की जाती है वाया एब्डोमेन ट्रांस एब्डोमेनली होल्ड करके इंसर्ट किया जाता है एंड उसकी ड्रेनेज बैग बाहर होगी नीचे की साइड होगी गॉल ब्लैडर के नीचे की साइड के सब कुछ अंदर ड्रेन हो जाए सो केयर में क्या करोगे आप क्या ध्यान रखोगे पेशेंट को भी सिखाओगे क्या करना चाहिए इंटरवेंशंस व्हेनेवर देयर इज अ टी ट्यूब पेशेंट को उसके साथ ही डिस्चार्ज किया जाता है जब वो हॉस्पिटल में है तब भी केयर करनी है पेशेंट को घर भेजोगे तब भी उसको केयर करना होगा ओके આઉટપુટ ચેક ऑर्डर कैसी है हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स સેમી ફોલોઅર્સ પોઝિશન્સ ટુ ફેસિલિટેટ ડ્રેનેજ ओके રીડાસ ચેક કરી શકીએ. हाँ फिर ડ્રેનેજનો ઓર્ડર કન્સિસ્ટન્સી ને અમાઉન્ટ કેટલી છે ચેક કરી શકીએ. ऑर्डर कैसी है कलर कैसा है મોનિટર ફોર ઇન્ફ્લામેશન સ્કિન Skin ઇરિટેશન. irritation, हाँ हो सकता है तो वो चेक करेंगे राइट सडनली अगर बाइल इंक्रीज हो गया है तो पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना है देन और हमने आगे ही देखा कि ड्रेनेज सिस्टम नीचे रखेंगे तभी वो ग्रेविटी से वर्क करेगा एंड बाहर आएगा फ्लूरुलेंट ड्रेनेज आ रहा है दैट इज आल्सो नॉट गुड अगेन वी हैव टू इन्फॉर्म द पीएचसीपी फाउल स्मेल है फ्लूरुलेंट है देन इरिगेशन एस्पिरेशन रिमूवल क्लैंपिंग कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नाउ अब जब हमें निकालने का टाइम हो गया है कि 6 वीक्स हो गए हैं पेशेंट आया है वी वांट टू चेक कि विदाउट टी ट्यूब अब नॉर्मल बाइल फंक्शन हो रहा है कि नहीं सो क्या कैसे निकालने से पहले आपको क्या करना होता है તો આપણે એને એક્ઝામાઇન કરવાનું છે અને અનક્લેમ કરી દેવાનું છે અને અનક્લેમ અને એને ત્યારે એમ લાગ્યું કે અનક્લેમ વોમિટિંગ કે નોઝિયા થયું હોય ત્યારે પણ આપણે અનક્લેમ કરીને વેઇટ કરી શકીએ છીએ કે હીલ થઈ જાય એના પછી આપણે ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिमूव करने वक्त पहले क्या करेगा पहले क्या करोगे બિફોર એન્ડ આફ્ટર 1 hour મીલ લોક ક્લેમ્પ કરી શકીએ. ओके सो मील लेने से पहले लाइक पहले से ट्यूब क्लेम कर देंगे फिर पेशेंट खाना खाएगा सो खाना खाएगा तो वो बाइल अब हमने टी ट्यूब तो क्लेम कर दिया तो वो ड्रेनेज बैग में नहीं आएगा सारा जो डिओडिनम में एम्प्टी हो रहा था वो ही होगा एंड डाइजेशन में हेल्प करेगा बट इफ देर इज अ प्रॉब्लम वो जा नहीं पा रहा है पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है डिस्कम्फर्ट हो रहा है नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है इसका मतलब कि अभी भी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हुआ है सो इमीडिएटली वी हैव टू ओपन द क्लेम ओपन करके फिर पेशेंट को रिलीव करना है तो अब हम नहीं निकाल सकते जब तक हील नहीं हो जाता सेकेंड टाइम 1-2 दिन बाद फिर से हम यही सेम प्रोसेस करेंगे जब तक कि पेशेंट को क्लैंपिंग के बाद नॉर्मल नहीं हो जाता पेशेंट ना आराम से खा पी नहीं सकता अगर ऐसा हो गया है पेशेंट नॉर्मली खा पी रहा है तो फिर हम रिमूव कर देंगे सो वो पहले टेस्ट करना होता है क्लैंपिंग करके ओके फिर हमने देखा सिरोसिस ऑफ लीवर सिरोसिस में ऑनलाइन स्टूडेंट्स cirrhosis of liver means progressive Degeneration and permanent destruction of liver. हाँ degenerated permanent progressive degeneration damage of the liver पहले कुछ प्रॉब्लम होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गया सेल्स में धीरे धीरे वो बर्स्ट हो जाएंगे एंड स्कार टिश्यू बन जाएंगे वो अब परमानेंट हो गया नाउ इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक अब वो रिवर्स नहीं हो सकता अर्ली जो साइन है दे आर लाइक वीक पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि दिस आर एग्जैक्टली नोटिफाइंग द प्रॉब्लम अबाउट लीवर पेशेंट को खुद को पता नहीं चलेगा बिकॉज अदर जीआई सिस्टम के भी साइन एंड सिम्टम्स सेम ही है सो पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि दिस आर द साइंस ऑफ स्पेसिफिक लीवर डैमेज एंड विच आर दैट अर्ली साइन एंड सिम्टम्स
लीवर टेंडरनेस, यस। सो वेट चेंजेस होंगे, फटीग होगा, देन जीआई सिम्टम्स, जो सारे जीआई सिस्टम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एनोरेक्सिया, फटीग होगा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी जो जीआई सिम्टम्स है वो होंगे, वॉमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, लीवर टेंडरनेस होगा। सिरोसिस हो जाता है, तो सिरोसिस का मेन रीजन क्या है, सिरोसिस क्यों होता है, कैसे क्रोनिक डैमेज होता है? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? due to alcohol and fat. ओके, ड्यू टू अल्कोहल, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होगा, एंड फैट कंजप्शन, बहुत एक्सेस खाता है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होगा, और एल्स नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस होगा। अनदर रीजन कुड बी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन बी एंड सी। ये दो इन्फेक्शन ऐसे है कि जिसकी वजह से सिरोसिस सबसे ज्यादा हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिरोसिस इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिरोसिस? आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एक पेशेंट है आपके पास जिसको सिरोसिस हो गया है, नाउ व्हाट यू विल मॉनिटर फॉर। सो आपको पता होना चाहिए सिरोसिस है तो ये कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो आप उसके उसी का ही ध्यान रखोगे। सो ऑप्शंस में सिर्फ सिम्टम्स दिए होंगे, सिम्टम्स से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिम्टम कॉम्प्लिकेशंस को इशारा कर रहा है, एंड दैट वुड बी योर आंसर। सो कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? ओके, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Portal hypertension. मतलब blood flow obstruct થઈ જાય છે portal veins. Persistent increase માં. okay, you are little bit wrong, read it again. Online students, what do you mean by portal hypertension? obstructed blood flow through liver. Okay, I'm just giving you example. आप पानी, प्लांटेशन को पानी दे रहे हो, वो पाइप है, अगर आप थोड़ी ब्लॉक कर दोगे तो कितना प्रेशर से फ्लो होता है, तो जस्ट लाइक दैट सिरोसिस हो गया है, इसीलिए जो सर्कुलेशन, जो वेसल्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो इसी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, देन सेकेंड कॉम्प्लिकेशन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सेकेंड Ascites, कॉम्प्लिकेशन असाइटिस, मतलब fluid accumulation. accumulation of fluid in peritoneal cavity। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी जो फ्लूइड है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो वो फ्लूइड अच्छे से जा नहीं पा रहा है, सो वहां पर ही पूलिंग हो जाएगा, भर जाएगा फ्लूइड, कंजेशन हो जाएगा। कंजेशन एक लिमिट तक हो सकता है, फिर क्या होगा, प्लाज्मा लीक होना स्टार्ट हो जाएगा वेसल्स से। वेसल्स एंड वो सब है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए तो जब हम आईवी फ्लूइड कुछ देते हैं तो सेल्स के अंदर चला जाता है, वो सब मूवमेंट हो सकती है। तो जब बहुत ज्यादा पल्मोनरी वो वीनस पोर्टल सिस्टम में कंजेशन हो जाता है, तो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है, दैट इज द प्लाज्मा, जो पानी जैसा होता है, वो लीक हो जाता है सराउंडिंग टिश्यूज में, एंड वहां पर लीवर, इट इज अ जीआई ऑर्गन, सो उसके आसपास पेरिटोनियल कैविटी है, तो वहां पर फ्लूइड सीप आउट होके स्टोर हो जाएगा, so उसको हम बोलेंगे असाइटिस। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है, थर्ड कॉम्प्लिकेशन, Bleeding esophageal varices. ओके, ड्यू टू सिरोसिस होता है इसोफेजियल वराइसिस। इसोफेजियल वराइसिस कभी भी ब्लीड हो सकते हैं। इसोफेजियल वराइसिस का मतलब क्या? इसोफेजियल वराइसिस का मतलब क्या? Torture and dilated vein. ओके, टॉर्टुअस एंड डायलेटेड इसोफेजियल वेन्स। तो ब्लीडिंग क्यों होता है वहां पर? Due to portal hypertension. ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। सोचो कि वो ब्लड कितने प्रेशर से मूव कर रहा है, ऑलरेडी जो इसोफेगस की वेन है वो डायलेट होके थीन हो गई है, कभी भी फट सकती है। सो पोर्टल सिरोसिस की वजह से ये हो सकता है इसोफेजियल वराइसिस, एंड अगर हमने पोर्टल हाइपरटेंशन को कंट्रोल में नहीं किया तो फिर इसोफेजियल वराइसिस ब्लीड होके, रप्चर होके फट जाती है, ब्लीड हो जाती है। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन Coagulation. कैसे होता है कोएगुलेशन डिफेक्ट इन लीवर सिरोसिस? कैसे होता है कोएगुलेशन डिफेक्ट? लीवर का और कोएगुलेशन का क्या लेना देना है? Due to insufficiency of bile, fat metabolism. ओके, तो फैट का और ब्लीडिंग का क्या लेना देना है?
ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ એબ્સોર્બ્સ नहीं થાય एबीडी एडी ओके, और इसमें हमारे लिए क्या जरूरत है? ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा विटामिन? की विटामिन के। सो ऑलरेडी ऑलरेडी लीवर फेल हो गया है, वो अच्छे से बाइल सीक्रेट नहीं कर पाएगा, सो जो फैट है वो मेटाबोलाइज होगा ही नहीं। सो फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर कहाँ से होंगे? सो विटामिन के डेफिशिएंसी होगी। विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ओव्यूलेट विटामिन क्लॉटिंग फैक्टर्स, यस। विटामिन के के बिना क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं हो पाएंगे। सो विटामिन के ही नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे। ऑलरेडी लीवर भी डैमेज है, चलो विटामिन के है, बट लीवर डैमेज हो गया है तो वो प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा क्लॉटिंग फैक्टर्स को। सो अल्टीमेटली विटामिन के भी कम हो गया, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कम हो गए, तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है। सो जो भी सिरोसिस ऑफ लीवर वाला पेशेंट है उसको आप कौन से प्रिकॉशन पे रख सकते हो? ओल्ड स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस फॉर एंक्लेक्स कौन से प्रिकॉशंस है इन एंक्लेक्स? bleeding precaution, seizure precaution, and neutropenic precautions. प्रिकॉशन, यस, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसमें सिरोसिस वाले पेशेंट को कौन से प्रिकॉशन पर रखोगे आप? ब्लीडिंग ब्लीडिंग प्रिकॉशन पर, बिकॉज इसोफेजियल वेराइसिस भी ब्लीड कर सकता है, कोएगुलेशन डिफेक्ट्स भी हो गया है, सो वो ब्लीडिंग बंद भी नहीं होगा। अगर इसोफेजियल वेराइसिस रप्चर हो गया तो ब्लीडिंग बंद भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, ऑनलाइन स्टूडेंट, जॉन्डिस। यस, क्यों जॉन्डिस? लीवर से बिलिरुबिन ने मेटाबोलाइज नहीं કરી શકે એના લીધે बिलिरुबिन लेवल हाँ, लीवर है, उसका काम है बिलीरुबिन को मेटाबोलाइज करना, बट लीवर खराब हो गया है, बिलीरुबिन मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, एक्सेस बिलीरुबिन बढ़ता रहेगा एंड वो पूरी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पोर्टल सिस्टमिक एन्सेफेलिक मतलब क्यों? लीवर का, लीवर का और नर्वस सिस्टम का क्या लेना देना है? એમાં જે ટોક્સિક નાઇટ્રોજનસ પ્રોડક્ટ હોય છે એ તો બહાર નીકળતું નહીં, તો એ આપણા ઓવરઓલ જે બ્લડમાં છે ફિલિપિન લિવર સેલ્સ જે હશે એમોનિયાને યુરિયામાં કન્વર્ટ નહીં કરી શકે, જે એમોનિયાનું ઓક્સિડેશન થાય છે એ બ્રેન સેલ્સ માટે ટોક્સિક હશે, એના લીધે હેપેટિક એન્સેફેલોપેથી થશે। यस, सो अमोनिया है दैट इज नॉट गुड फॉर अवर ब्रेन, एंड लीवर ऑलरेडी डैमेज है तो वो अमोनिया का ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा। सो एक्सेस अक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है, डायंसेफेलॉन डैमेज हो जाएगा, मतलब ब्रेन डैमेज हो जाएगा, तो सारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे पेशेंट में। एंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज लास्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज हिपेटोरेनल सिंड्रोम। हिपेटोरेनल सिंड्रोम, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हिपेटोरेनल सिंड्रोम मीन्स ड्यू टू लीवर फेलियर किडनीज भी फेल हो जाएगी, और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? ओलिग्यूरिया होगा, बीयूएन क्रिएटिनिन सब वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, सोडियम एक्सक्रीशन भी नहीं होगा, सो वाटर रिटेंशन होगा बॉडी में, एंड यूरिन जो निकल रहा है ओलिग्यूरिया है, सो कम यूरिन निकलेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलेगा। फिर हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे सिस्टम वाइज, डर्मेटोलॉजी के, एंडोक्राइन के, इम्यून के, न्यूरोलॉजिकल, पल्मोनरी, सब। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी साइन एंड सिम्टम, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो कि ऐसा ऐसा होता है, ब्लीडिंग का रिस्क है। सो आपको ऑप्शंस में जो भी वर्ड दिया हो उसका कोई भी मतलब निकलता है, दिस वर्ड इंडिकेट ब्लीडिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि यस इट इज पॉसिबल। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस आपको कैसे पता चलेगा? इतना पता होना चाहिए कि लीवर डैमेज होता है तो अल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज हो जाते हैं, देन एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, तो फिर
अगर आपका एंडोक्राइन क्लियर होगा, सो ड्यू टू अल्डोस्टेरोन क्या क्या चेंजेस होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में वो आपको आ जाएगा. सो ऐसा नहीं है कि आपको मगअप करना है सब कुछ. आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप साइन एंड सिम्टम्स इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, बिकॉज आपके सामने ऑप्शंस होंगे, लिखा हुआ होगा. आपको सिर्फ समझना है वेदर इट इज पॉसिबल इन सिरोसिस ऑफ लीवर और नॉट. फिर हमने इंटरवेंशन देखी थी. सिरोसिस का कोई क्योर है? कैन वी ट्रीट सिरोसिस ऑफ लीवर? नो. नो, देर इज नो क्योर फॉर सिरोसिस ऑफ लीवर. लास्ट में सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, वो भी डोनर हो तो तब तक क्या करेंगे? सो ये पेशेंट को जो भी सिम्टम्स है उससे पेशेंट को बहुत पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा. सो एटलीस्ट हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, पैलिएटिव केयर कर सकते हैं कि जितना जिए पेशेंट शांति से जिए. सो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी ड्यू टू फ्लूइड अक्यूमुलेशन, तो हम हेड ऑफ द बेड एलिवेट करेंगे, ऑक्सीजन दे सकते हैं टू प्रिवेंट द टैकिपनिया एंड डिज्निया जो है, तो उसके लिए हम ऑक्सीजन भी दे सकते हैं पेशेंट को. फिर कोमा, असाइटिस की वजह से कोमा और वो सब ना हो जाए वो ध्यान रखना है, बिकॉज एनसेफेलोपैथी हो सकता है. सो पहले से ही हम ये पेशेंट को डायलिसिस करवा सकते हैं, राइट. डायलिसिस करने से भी फ्लूइड कम होगा, जो वेस्ट है बॉडी में से वो निकल सकता है. पेशेंट को डायूरेटिक्स देके फ्लूइड कम कर सकते हैं. देन जो भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, जो भी पेशेंट को आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि ये पेशेंट को क्या, जरूरी नहीं है कि जो हमने सारे साइन एंड सिम्टम्स देखे सारे सारे एक पेशेंट में हो. इतने हो सकते हैं. आपका जो पेशेंट है क्वेश्चन के अंदर, उसको क्या प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आप ट्रीटमेंट दोगे. जो भी उसका प्रॉब्लम है ऑप्शंस में देखना है कि ये ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं. अगर नहीं हो सकता है, सो नो नीड टू गिव दैट ट्रीटमेंट, बिकॉज हम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते. वी वांट टू डू समथिंग जिससे पेशेंट का सिम्टम्स रिलीव हो. सो ऑलवेज वैसे ही आप सोचोगे. इसमें ब्लीडिंग प्रिकॉशंस नहीं रखे हैं, बट पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क है, सो पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पे रखेंगे. एंड यू शुड नो व्हाट आर द ब्लीडिंग प्रिकॉशंस. ब्लीडिंग प्रिकॉशंस कौन से है वो आपको पता होने चाहिए. जिसे नहीं पढ़ा है यू विल स्टडी इट, डोंट वरी, बट वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए. ओके. फिर यस, डेली एब्डोमिनल गर्थ लेना होता है, वेट लेना होता है. वेट कैसे लेंगे पेशेंट का? हाउ टू टेक द वेट ऑफ पेशेंट? पेशेंट का वेट कैसे लेना होता है ऑल स्टूडेंट्स? डेली वेट लेना है तो कैसे लेंगे? Guys, you forget it. How to take weight? सेम कुछ था राइट, हाँ, सेम टाइम, सेम क्लोथ्स. एंड सेम स्केल. हाँ, सो ये चीज याद रखनी है. डेली वेट लेना है सेम टाइम पर. अगर आप 9 बजे ले रहे हो सो डेली 9 बजे ही लेना है. यू कैन नॉट चेंज द टाइम. डेली सेम क्लोथ्स में ही लेना है. सो पेशेंट का जो भी यूनिफॉर्म है वो ही सेम क्लोथ्स में लेना है. एंड सेम वेइंग स्केल यूज करना है. आज आपने ये यूज किया, कल दूसरा वेइंग स्केल यूज किया, कल नेक्स्ट डे तीसरा. ऐसा नहीं कर सकते. सेम क्लोथ सेम टाइम सेम स्केल से ही आप वेट ले सकते हो, राइट. एंड एब्डोमिनल गर्थ भी डेली लेनी है. सो एक ही जगह पर लेनी है. फिर ऊपर नीचे आप करोगे तो सेंटीमीटर्स अलग अलग आएंगे. सो आप क्या करो, पहले लो और मार्किंग कर दो, तो हर शिफ्ट में हर कोई वो ही जगह पर ले, तो हमें पता चलेगा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कि क्या प्रॉब्लम है. ओके. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट टिल दिस? मैंने कुछ और भी असाइनमेंट दिया था आई गेस कि यही था सर. हाँ, यस, एल्ब्यूमिन. I have told you to find out something related to albumin. Why we have to give albumin? जब भी किडनीज फेल हो जाती है, इन शॉर्ट फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है, तो एल्ब्यूमिन क्यों देते हैं? ओल्ड स्टूडेंट्स हैव स्टडीड दिस दो दे फॉरगेट इट. क्यों देते हैं? बट वाई? एल्ब्यूमिन ऐसे तो क्या करता है कि हाइपोवोलेमिया प्रिवेंट होगा? हाउ डज एल्ब्यूमिन वर्क? हाउ डज इट प्रिवेंट? એ આપણા બોડીમાં પ્રોટીન પ્રોડ્યુસ કરે છે જેનાથી જે સેલ્સ છે એની ગ્રોથ અને એની ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
વોટરને એટ્રેક્ટ કરે છે ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ. क्या करता है? વેસલ્સમાં વોટરને ખેંચે છે, એટ્રેક્ટ કરે છે, એટલે એડીમાં રિડ્યુસ થશે. यस, जब तक ब्लड सर्कुलेशन में हमारा एल्ब्यूमिन है, इन शॉर्ट प्रोटीन होगा, तब तक वो वाटर को पकड़ के रखेगा. सो पानी रहेगा वेसल्स में, इंट्रावेस्क्युलर सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा. बट अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गया, एल्ब्यूमिन कम हो गया, सो वो जो वाटर है वो वेसल्स में नहीं रह पाएगा एंड वो लीक होके सराउंडिंग टिश्यूज में चला जाएगा. तो आसपास जाएगा तो एडिमा होगा and circulating volume hypovolemia हो जाएगा. So to treat the hypovolemia or to prevent the hypovolemia, albumin दिया जाता है कि जो वाटर को पकड़ के रखेगा. So जब भी लीवर फेलियर, किडनी फेलियर वाले पेशेंट को एडिमा है एंड अगर हम आईवी से एल्ब्यूमिन देंगे तो सराउंडिंग टिश्यूज का वाटर खींच खींच के वेसल्स में आ जाएगा. सो एडिमा भी कम हो जाएगा, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. अंडरस्टूड? ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इसोफेजियल वराइसिस. हमने आगे ही देखा इसोफेजियल वराइसिस क्या था. डायलेटेड टॉर्टुअस वेन, जिसको हम इसोफेजियल वराइसिस बोलेंगे. द व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इसोफेजियल वराइसिस? नो, उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है. इसोफेजियल वराइसिस क्यों होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से इसोफेजियल वराइसिस ब्लीड हो सकते हैं. लीवर सिरोसिस. लीवर सिरोसिस, सिरोसिस की वजह से इसोफेजियल वराइसिस होगा एंड लीवर सिरोसिस है तो ऑब्वियसली पोर्टल हाइपरटेंशन भी होगा. सो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वो ब्लीड हो सकता है. नॉट पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वराइसिल इसोफेजियल वराइसिस नहीं होगा. लीवर डैमेज हो गया इसीलिए इसोफेजियल वराइसिस हो गया, बट जब पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा तब वो ब्लीड कर सकते हैं. सो लेट्स सी अबाउट इसोफेजियल वराइसिस. The dilated and tortuous vein in the submucosa of esophagus, जिसको हम बोलते हैं esophageal varices. It is caused by portal hypertension, often associated with liver cirrhosis. ये क्यों हुआ? लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर डैमेज हो गया. लीवर डैमेज होता है, लीवर सिरोसिस होता है, सो जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसीलिए जो वेन्स है वो डायलेटेड हो गई. अब जितना पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ेगा फिर वो रप्चर होके ब्लीड करना स्टार्ट हो जाएगा. दिस आर at high risk for rupture if portal circulation pressure rises. अगर पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब हो गया, बढ़ गया, पोर्टल सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ गया तो कभी भी वो रप्चर हो सकती है. सो ब्लीडिंग इसोफेजियल वो रिस्क है. इसोफेजियल वराइसिस की कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग इसोफेजियल वराइसिस. ब्लीडिंग वराइसिस आर लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी. अगर ब्लीडिंग हो गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, पेशेंट की जान जा सकती है अगर आप इमीडिएटली कुछ नहीं करोगे तो. The goal of the treatment is to control the bleeding and prevent the complications and prevent the recurrence of bleeding. Yes, main हमारा गोल क्या है? We want to control the bleeding. Esophageal varices ऐसे ही नहीं होते हैं, सिरोसिस है इसीलिए हुआ है. सो हमें इतना ध्यान रखना है कि सिरोसिस है तो मतलब कोएगुलेशन भी नहीं होगा. अगर आपने कुछ नहीं किया तो ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है. सो द मेन गोल इज टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस. ब्लीडिंग की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? लास्ट में hypovolemic shock and death, and we don't want that complication. So वो prevent करना है and we don't want कि फिर से bleeding हो. अभी ठीक कर दिया है फिर से वापस हो, ऐसा नहीं चाहिए. So main goal हमारा ये होना चाहिए. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे अगर इसोफेजियल वराइसिस है एंड वो ब्लीड करेंगे? तो ऑब्वियसली इसोफेजियल वराइसिस आर एसोसिएटेड विद सिरोसिस ऑफ लीवर, तो उसके भी साइन एंड सिम्टम मिक्स ही होंगे. हेमाटेमेसिस होगा ब्लीडिंग की वजह से, ब्लडिंग, वॉमिटिंग, मेलिना भी हो सकता है. अगर वो ब्लड ऊपर से नहीं निकल रहा है तो धीरे धीरे करके लेटर ऑन हिमेटेमेसिस इमीडिएटली होगा, मेलिना इमीडिएटली नहीं होगा. जैसे ही वो रप्चर हो जाएगी इमीडिएटली मेलिना नहीं देखने को मिलेगा आपको. असाइटिस होगा बिकॉज लीवर फेलियर है. जॉन्डिस होगा, लीवर फेल है इसीलिए. हेपेटोमेगाली, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, डायलेटेड एब्डोमिनल वेन्स, वो भी हमने देखा था लीवर फेलियर की वजह से. साइंस ऑफ शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक के साइंस होंगे. सो ये सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स है. मेन एसोसिएटेड क्या है इसोफेजियल वराइसिस का? हेमाटेमेसिस, वो मेन एसोसिएटेड है. Then this is the really important point for you to remember. Rupture and resultant hemorrhage of esophageal varices are a primary concern because this represents as a life-threatening situation.
अगर रप्चर हो गया, हेमरेज हो गया इसोफेजियल वेराइसिस का, तो हमारे लिए वो मेन कंसर्न है, चिंता वाली बात है, बिकॉज ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके सामने पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इंटरवेंशन क्या करेंगे? चलो, अगर इसोफेजियल वेराइसिस है तो इंटरवेंशन क्या करनी है? वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर द वाइटल साइंस, वी हैव टू एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, बेड एलिवेट करके रखना है। मॉनिटर फॉर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है बट सर्कुलेटिंग, पूरा जो नॉर्मल सर्कुलेशन है वो तो कम हो जाएगा, सो पेशेंट जैसे ही खड़ा होगा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाएगा। मॉनिटर लंग साउंड्स एंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यस, बिकॉज फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, हमने देखा पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है, हाइड्रोथोरेक्स हो जाता है। सो लंग साउंड्स भी चेक करेंगे, अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है कि नहीं, वो सब हम असेसमेंट करेंगे। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट टिश्यू हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन भी देंगे पेशेंट को हेड ऑफ द बेड एलिवेट करके। मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कितनी है, बिकॉज लीवर डैमेज है तो वो सब कुछ हो रहा है, तो ये सारी ट्रीटमेंट हमें आएगी। एंड वी हैव टू मेंटेन एनपीओ स्टेटस, बिकॉज अगर पेशेंट खाना खाएगा तो फूड के इरिटेशन की वजह से भी इसोफेजियल वेराइसिस ब्लीड कर सकते हैं, रप्चर कर सकते हैं, सो वी हैव टू मेंटेन एनपीओ स्टेटस। एडमिनिस्टर फ्लूइड आईवी एज प्रिस्क्राइब टू रिस्टोर द फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। अब हमने ओरली बंद कर दिया है तो न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए भी आईवी फ्लूइड देना है। ऑलरेडी पेशेंट हाइपोवोलेमिया एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू लीवर सिरोसिस, तो हमें फ्लूइड वॉल्यूम रिस्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए हम आईवी देंगे, फ्लूइड देंगे एंड इनटेक आउटपुट मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट वैल्यू एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स, यस। राइट नाउ पेशेंट इज स्टेबल, जस्ट इमेजिन आपके पास लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट है, आपने देखा कि उसको इसोफेजियल वेराइसिस है, सो जब स्टेबल है तभी हम एचबी हेमाटोक्रिट एंड कोएगुलेशन स्टडी कर लेंगे, क्रॉस मैच का जरूरत पड़े तभी हम कर देंगे। सो जब ब्लीडिंग हो तब हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड if the bleeding occurs, now administer blood transfusion and clotting factors as prescribed। ब्लीडिंग की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, ऑलरेडी क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है तो ब्लड बंद भी नहीं होगा, कितना भी आप ब्लड दे दो ट्रांसफ्यूजन से, ब्लीडिंग कैसे रुकेगा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स? तो अलोंग विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हमें जरूरत पड़े तो क्लॉटिंग फैक्टर्स, या तो दोनों में से कोई एक भी दे सकते हो। Assist in inserting an NG tube or balloon tamponade as prescribed. Balloon tamponade is not used frequently because it is very uncomfortable for the client and its use is associated with complications. Yes, हमने कॉम्प्लेक्स केयर में ऐसा पढ़ा था कि एक स्पेशल टाइप की एनजी ट्यूब आती है जो इसोफेजियल वेराइसिस में यूज करते हैं, उसका बलून होता है, इसोफेगस में डाल के उसको इन्फ्लेट कर देंगे। सो बलून कहीं से भी हमें ब्लड निकलता है तो हम कैसे ऐसे प्रेस करके बंद कर देते हैं, तो वो एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो वो बलून डिफ्लेट इन्फ्लेट हो जाएगा एंड इसोफेगस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ब्लीडिंग स्टॉप कर देगा। सो एक एनजी ट्यूब भी यूज कर सकते हैं, और इस बलून टेम्पोनेट भी आता है। बलून टेम्पोनेट एंजियोप्लास्टी में कैसे एक बलून इंसर्ट किया जाता है वो, सो वो भी यूज कर सकते हैं। बट बलून टेम्पोनेट अब रेगुलरली यूज नहीं होता है बिकॉज उससे पेशेंट को क्या फील होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना, ऐसा फील होता है। समटाइम्स वो बर्स्ट भी हो सकता है, या तो उतना उसका उतना प्रेशर ना हो कि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस उसके ज्यादा है, इसीलिए पेशेंट में अब बलून टेम्पोनेट बहुत यूज नहीं होता है, वी आर यूजिंग द एनजी ट्यूब। Then prepare to administer, assist with administering medications to induce the vasoconstriction and to control the bleeding. Okay. पेशेंट को हमने ये तो कर दिया एनजी ट्यूब इंसर्शन, उसके साथ साथ वेसोकंस्ट्रिक्टर मेडिकेशंस भी देंगे सो वेसल्स कंस्ट्रिक्टर के ब्लीडिंग बंद हो सके। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड एक्टिविटीज दैट इनिशिएट वेसोवेगल रिस्पॉन्सेज। व्हाट इज वेसोवेगल रिस्पॉन्स? Yes. Online students, explain me 13 point क्या कह रहा है? We have to instruct the client to avoid activities that will initiate a vasovagal response. मतलब online students, explain me 13 point. What does this 13 point is mean telling you? चलो बोलो, what do you mean by this? We have already studied this in, I guess, diagnostic procedure.
एंड नोज स्टूडेंट्स ने तो ये बहुत बार पढ़ लिया है. चलो बोलो, एक्सप्लेन मी. व्हाट इज वेसोवेगल रिफ्लेक्स? વેગસનો સ્ટિમ્યુલેટ નહીં કરવાની જેનાથી हाँ, तो બીપી ને હાર્ટ રેટ ડ્રોપ થાય. यस, तो पेशेंट को बोलना है ऐसी कुछ एक्टिविटीज नहीं करनी है जिससे वेगस नर्व स्टिम्युलेट हो एंड वेसोवेगल रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाए. वेसोवेगल रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा तो बीपी एंड हार्ट रेट ड्रॉप हो जाएगी. ऑलरेडी यू आर अंडरगोइंग हाइपोवोलेमिया, सो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी डेथ हो सकती है. सो ऐसी कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करनी है. प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स और सर्जिकल प्रोसीजर्स एज प्रिस्क्राइब. एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए तो एंडोस्कोपी करके देखना होता है कि एग्जैक्टली क्या है, कितनी इसोफेजियल वेन्स वराइसिस है. और समटाइम्स क्या होता है जब सीरोसिस होता है ना कोई भी पेशेंट को, सो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी उसका रेगुलरली एंडोस्कोपी किया जाता है देखने के लिए कि इसोफेजियल वराइसिस डेवलप हुए हैं कि नहीं. सडनली डेवलप नहीं हो जाते हैं. जैसे जैसे पेशेंट की वो सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वो इसोफेजियल वराइसिस डेवलप होते हैं, कभी भी वो ब्लीड हो सकते हैं. सो डॉक्टर्स रेगुलरली उनका चेकअप करते हैं एंडोस्कोपी करके कि डेवलप हुए हैं कि नहीं. सो पहले से ही व्हाई डू वी वांट टू टेक अ रिस्क. अगर डॉक्टर्स ने एक एंडोस्कोपी में देखा कि इसको इसोफेजियल वराइसिस हो गया है, सो ब्लीडिंग हो उससे पहले ही वो ठीक कर दे तो बेटर रहेगा. एंड अगर नहीं पता चला है, पेशेंट को पता नहीं था, पेशेंट हॉस्पिटल नहीं गया है एंड सिरोसिस हो गया, उसकी वजह से इसोफेजियल वराइसिस भी हो गया, सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, फिर पेशेंट हॉस्पिटल गया तो फिर एंजीट्यूब इंसर्शन, वेजोकंस्ट्रिक्शन वो सब करके हमने ब्लीडिंग स्टॉप कर दिया. फिर एंडोस्कोपी करके देखना पड़ेगा क्या एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है. एंडोस्कोपी के साथ साथ एंडोस्कोपिक डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी यूज होता है, तो वो भी कर सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं. सो लेट्स सी अबाउट एंडोस्कोपिक इंजेक्शन. जब एंडोस्कोपी करते हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, तभी कुछ स्पेसिफिक इंजेक्शन दे देंगे जिससे वो जो वराइसिस है वो ठीक हो जाएंगे. ये सेम इंजेक्शन वेरिकोज वेन्स में भी दे सकते हैं, हेमरॉइड्स में भी दे सकते हैं. वेरिकोज वेन में लेग्स की डायलेटेड हो जाएगी वेन्स एंड टॉर्टोस हो जाएगी. हेमरॉइड्स में वो वेन डायलेट होके प्रोट्रूज हो जाती है. सो जो भी वेन डायलेट हो जाए, ऐसे प्रोट्रूजन टॉर्टोस हो जाए, तो उसमें हम ये स्क्लेरोथेराप्यूटिक एजेंट दे सकते हैं. सो लेट्स सी अबाउट एंडोस्कोपिक इंजेक्शन. The procedure involves the injection of a sclerosing agent into and around the bleeding varices. Complications include chest pain, pleural effusion, aspiration pneumonia, esophageal stricture, and perforation of esophagus. Now, what doctor will do? Let me show you. Look, ये esophagus tubes है और यहाँ की veins ऐसे ऐसे हो गई है. ओके, मैं आपको ये ऐसे दिखाती हूँ कि वेन्स ऐसे पूरी ऐसे हो गई है. सो ये कभी भी ब्लीड हो सकती है. सो डॉक्टर ने एंडोस्कोप इंसर्ट किया, एंडोस्कोप से यहाँ पर डायरेक्ट वेन्स में या वेन्स के आसपास, सो सीधा वेन्स के अंदर एक एजेंट, एक दवाई डालेंगे जिससे वो वेन्स बर्न हो जाएगी. स्क्लेरोथेराप्यूटिक एजेंट्स क्या करते हैं, वेन को जला देते हैं. सो वेन बर्न हो जाएगी, या तो वेन्स के आसपास वो मेडिसिन डालेंगे, सो उससे भी वो वेन जल जाएगी. सो वेन जल जाएगी तो वो कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएगी, स्क्लेरोस हो गई. सो ये एक ट्रीटमेंट है. सो डायलेटेड वो रहेगी ही नहीं एंड इट वर्क्स लाइक अ मैजिक. आप देते हो ना, इमीडिएटली वो ठीक हो जाता है. इफ यू वांट टू सी द वीडियोस, आप वीडियोस भी देख सकते हो यूट्यूब पर या कहीं पे भी. लाइक इंजेक्शन दिया और इमीडिएटली वो असर करना स्टार्ट कर देता है. सो दिस आर द स्क्लेरोथेराप्यूटिक एजेंट्स या स्क्लेरोसिंग एजेंट्स. एंडोस्कोप से हम दे सकते हैं पेशेंट को. बट अगर हम ये इंजेक्शन यूज करेंगे, सो देयर आर चांसेस, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हो कुछ भी हो, उसके कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे. सो कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है. व्हाट इज प्लूरल इफ्यूजन? Online students, what is pleural effusion? Online students, what is pleural effusion? Fluid accumulate. Fluid accumulation in the pleural cavity. एस्पिरेशन न्यूमोनिया भी हो सकता है पेशेंट को. इसोफेजियल स्ट्रिक्चर मतलब नैरोइंग ऑफ इसोफेगस हो सकता है स्कार फॉर्मेशन की वजह से, एंड परफोरेशन ऑफ इसोफेगस भी हो सकता है, इसमें होल भी क्रिएट हो सकता है. सो ये स्क्लेरोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस है. दूसरा क्या कर सकते हैं डॉक्टर्स, एंडोस्कोपिक वेरिसियल लाइगेशन. लाइगेशन मतलब एंडोस्कोप वर्ड यूज कर रहे हैं, वेराइसिस का हम लाइगेशन कर रहे हैं. लाइगेशन मतलब उसको बांध रहे हैं. यस, वी आर लाइक टाइंग इट अप.
सो जस्ट टेक फॉर एग्जांपल ये ऐसे इसोफेजियल वराइसिस है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे रबर बैंड बांध के ऐसे कर देंगे, ये रबर बैंड से पूरा इतना बांध देंगे। सोचो कि वहां पर रबर बैंड टाइट हो गया है, सो कोई भी सर्कुलेशन नहीं होगा, धीरे धीरे ये नेक्रोस हो जाएगा एंड शेड ऑफ हो जाएगा, गिर के निकल जाएगा। सो दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स लाइगेशन ऑफ द वराइसिस विथ इलास्टिक रबर बैंड। एक इलास्टिक रबर बैंड से उसको बांध देते हैं, जो टॉर्टुअस है उसको बांध देंगे। सो धीरे धीरे उसका स्लाउशिंग हो जाएगा, फॉलोड बाय सुपरफिशियल अल्सरेशन occurs in the area of ligation within 3 to 7 days। यहाँ पर लाइगेट कर देंगे तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, वहां पर अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा, धीरे धीरे वो नेक्रोस होके स्लाउश ऑफ हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा बॉडी में। और इसको पूरा कंप्लीट होने में 3 से 7 दिन लगेंगे। यू कैन ऑल्सो सी द इमेजेस ऑफ वेरिसियल लाइगेशन, आपको देखने को मिलेंगे कि कैसा होता है वेरिसियल लाइगेशन। बहुत सारे, ये तो मैंने एक दिया, बट लाइगेशन करना हो तो इसोगोवराइसिस है, इतनी बड़ी वेन, चलो ऐसे बाहर ऐसे टॉर्टोस हो गए, तो एक ही वेन पे बहुत सारे रबर बैंड्स भराए हुए होंगे। सो ये सब कुछ होता है, एक से ज्यादा होते हैं इन शॉर्ट रबर बैंड्स, बट वो एंडोस्कोपी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है शंटिंग प्रोसीजर। शंटिंग मतलब, व्हाट डू मीन बाय शंटिंग? शंट क्रिएट करना मतलब डाइवर्ट कर इसको। हाँ, वी आर क्रिएटिंग वन डाइवर्जन। सो हमें पता है इसोफेजियल वराइसिस सिरोसिस होने की वजह से होता था, और सिरोसिस में भी पोर्टल सर्कुलेशन इंपेयर हो जाता था ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इसलिए होता था। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डाइवर्ट द पोर्टल ब्लड फ्लो। सो वो होगा ही नहीं, राइट, दैट इज द ट्रीटमेंट। शंटिंग प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर है, आगे की जो हमने देखी दैट वाज एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। सो शंटिंग क्या है, वी उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। शंट द ब्लड अवे फ्रॉम द इसोफेजियल वराइसिस। व्हाट वी कैन डू कि जो पोर्टल सर्कुलेशन है, सो इसोफेगस की तरफ जाता था, वो हमने पूरा डाइवर्ट कर दिया। सो इसोफेगस की तरफ जाए ही नहीं, वो वराइसिस की तरफ जाए ही नहीं, ब्लीडिंग हो ही नहीं। सो ये कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शंट। आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे कौन से शंट में कहां पर कनेक्शन किया जाता है, क्या होता है, बट अगर ये वर्ड्स है, सो यू हैव टू थिंक दैट पेशेंट हैज अंडरगॉन शंटिंग प्रोसीजर। ओके, सो फर्स्ट है पोर्टोकेवल शंटिंग। पोर्टोकेवल शंटिंग में क्या होगा, एनास्टोमोसिस की करेंगे डॉक्टर। एनास्टोमोसिस मतलब दो चीजों को कनेक्ट करेंगे। कौन सी दो चीज? पोर्टल वेन टू इंफीरियर वीना केवा। सो पोर्टल वेन को सीधा इंफीरियर वीना केवा में ही कन्वर्ट कर देंगे। सो सारा पोर्टल सिस्टम से ब्लड सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, इसोफेगस की तरफ जाएगा ही नहीं। लेट मी शो यू पोर्टल शंटिंग, पोर्टोकेवल शंटिंग कैसे होता है। देखो, ये नॉर्मल सर्कुलेशन है, इफ यू कैन सी हियर, ये जो पर्पल है वो पोर्टल वेन है, ब्लू कलर की है वो हमारी इंफीरियर वीना केवा है। ये जो पर्पल कलर की वेन है वो हमारी पोर्टल वेन है, और पीछे जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है वो इंफीरियर वीना केवा है, आईवीसी है, जो नीचे आके दो किडनीज को सप्लाई करेगी यहाँ से। जो फीमोरल वेन है और वो इलियाक में जो होती है वो है, राइट। अब देखो पोर्टल सर्कुलेशन कैसा है कि यहाँ से लीवर में जाता है, स्प्लीन में जाता है, वो उसका कनेक्शन है। सो डॉक्टर्स ने क्या किया, सर्जन्स ने, यहाँ पर ये दोनों पोर्टोकेवल शंट है, बट एक शंट है साइड टू साइड, एक है एंड टू साइड। साइड टू साइड में डॉक्टर्स ने क्या किया, साइड में ही ऐसे इंफीरियर वेना केवा और यहाँ पर पोर्टल शंट रख के दोनों का बीच में कनेक्शन कर दिया। सो ये साइड टू साइड शंटिंग हुआ। एंड टू साइड मतलब एक एक जगह पर कट कर दिया है, कोई कनेक्शन नहीं है वहां पर, सिर्फ कट रख दिया है। एंड जो दूसरा एंड है उसका सीधा आईवीसी के अंदर कनेक्ट कर दिया है, एनास्टोमोसिस कर दिया है। So in short, we are connecting portal vein to the inferior vena cava. That is called as portacaval shunt. Understand? Yes. Yes or no? Okay. Yes. Next है डिस्टल स्प्लीनोरेनल शंट। तो नाम सुन के ही आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ कहाँ एनास्टोमोसिस करेंगे। Okay, yes. Online students, let's study. The shunt involves anastomosis of splenic vein to the left renal vein, because spleen left side पर है तो उसके नजदीक लेफ्ट साइड की ही किडनी होगी, राइट साइड तो लंबा शंट हम कर नहीं सकते कनेक्शन। So the spleen conducts the blood from the high pressure varices to low pressure renal vein. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या होगा।
ओके, डिस्टल ये वाला है, दिस इज द डिस्टल स्प्लीनोरेनल शंट, राइट। तो उसमें हुआ क्या, हमने नॉर्मल सर्कुलेशन में देखा, नॉर्मल में देखो पोर्टल वेन ही स्प्लीन तरफ जाती है, नीचे जाती है, राइट। सो हमने उसका डायरेक्ट कनेक्शन स्प्लीन का, एक उसका जो एंड है वो स्प्लीन में प्रेशर से जाएगा एंड वो डायरेक्ट किडनीज में भेज देगा। सो ईसोफेगस की तरफ वो ब्लड जो प्रेशर वाला है वो जाएगा ही नहीं, बिकॉज वी आर डायरेक्टली डाइवर्टिंग दैट ब्लड फ्लो टू द इंफीरियर वीना केवा में जो रीनल वेन है, जो ये इंफीरियर वीना केवा है उसकी रीनल वेन्स कैसे ब्रांच कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर उसको डाइवर्ट कर देंगे। सो दैट इज डिस्टल स्प्लीनोरेनल शंट। ये भी ये सेंट्रल है, सेंट्रल मतलब ये वाली हमने अटैच कर दी है, एंड डिस्टल में ये वाली अटैच करेंगे। अंडरस्टैंड द डिफरेंस, सेंटर और डिस्टल, दूर का और नजदीक का। ओके, नेक्स्ट है मीजोकेवल शंटिंग। मीजोकेवल शंटिंग में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द साइड एनास्टोमोसिस कनेक्शन ऑफ द सुपीरियर mesenteric vein to the proximal end of inferior vena cava. So connection किसका हुआ, superior mesenteric vein is directly connected to inferior vena cava. Let me show you. देख, ये मीजोकेवल शंटिंग है, नीचे की ये जो लास्ट जो इंफीरियर वीना केवा है और ये जो पूरी है उसका यहाँ पर हमने कनेक्शन। अंडरस्टूड। तो अब सीधा ब्लड, ये आप यहाँ पर देखो ये मीजेंट्रिक वेन है, जो लास्ट ब्रांच है पोर्टल सर्कुलेशन की, ये जो पोर्टल सर्कुलेशन का ये जो ब्रांच है, ये जब यहाँ पर आया तब ने हमने उसका नाम दिया mesenteric vein. So we are directly attaching the mesenteric vein to inferior vena cava. So उसको हम बोलेंगे mesocaval shunt. Mesenteric vein and caval, caval मतलब vena cava, केवा का बात हो रही है, सो दैट इज केवल। पोर्टोकेवल पोर्टल वेन सीधा इंफीरियर वीना केवा से, मीजोकेवल mesenteric vein इंफीरियर केवा वीना केवा से। देन स्प्लीनोरीनल, स्प्लीनिक वेन को रीनल वेन के साथ कनेक्ट करेंगे। सो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या किया है। ओके, नेक्स्ट है टिप्स। ये सबसे कॉमन प्रोसीजर है, सबसे कॉमनली डॉक्टर्स ये यूज करते हैं। ये सब तो पुरानी हो गए हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होती है अब। टिप्स, टिप्स मतलब ट्रांसज्यूगुलर इंट्राहिपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट। उसमें क्या होगा, लेट्स सी। दिस प्रोसीजर यूजेस द नॉर्मल वेस्क्यूलर एनाटॉमी ऑफ लीवर टू क्रिएट अ शंट विद द यूज ऑफ मेटालिक स्टेंट। सो जो नॉर्मली ब्लड सर्कुलेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन लीवर के अंदर ही कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि पोर्टल सर्कुलेशन अलग से हो रहा है, सिस्टमिक अलग से हो रहा है, लीवर के अंदर दोनों मिक्स होता ही है। पोर्टल सर्कुलेशन सीधा इंफीरियर वीना केवा में जाता ही है, बट वो ऑलरेडी कंस्ट्रिक्टेड हो गई है सिरोसिस की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। व्हाट इफ वी पुट अ स्टेंट, तो वो ओपन ही रहेगा। जैसे एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, ब्लॉकेज हो जाता है, डॉक्टर स्टेंट रख देते हैं, सो वो ओपन रहेगा। सो वी आर यूजिंग द सेम वेस्कुलर एनाटॉमी, सिर्फ हम एक स्टंट जो स्टेंट है वो ही प्लेस कर रहे हैं, तो वो वेन है वो ओपन ही रहेगी एंड सीधा ब्लड फ्लो डाइवर्ट होके मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। इसमें शंट, हमने स्टेंट रख के शंट क्रिएट किया है, डाइवर्ट कर रहे हैं ब्लड फ्लो। द शंट इज बिटवीन द पोर्टल एंड सिस्टमिक वीनस सिस्टम in the liver and is aimed at relieving the portal hypertension. It reduces the portal hypertension by diverting the blood flow around the liver. Let me show you. उसका इमेज भी मैं दिखाती हूँ आपको कि उसमें कैसा होता है। देखो, ये जो लास्ट इमेज है ये जो है वो टिप्स का है, ये टिप्स है। नेम नॉर्मली है, ये पोर्टल वेन है, ये हिपेटिक वेन है। हिपेटिक वेन मतलब हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसकी हिपेटिक वेन है। जो ये इंफीरियर वीना केवा जो आ रही है ना, सब जगह पर जाएगी। किडनीज की तरफ जाएगी तो हम रीनल वेन बोलेंगे, लीवर की तरफ जाएंगे तो हम हिपेटिक वेन बोलेंगे। सो वो ही वेन है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है, दोनों कनेक्टेड होती है बट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉपर यहाँ पर नहीं जा पाता है एंड और जगह पर प्रेशर क्रिएट करेगा। सो वी हैव प्लेस्ड वन स्टेंट, सो वो ओपन ही रहेगा एंड मेजॉरिटी ऑफ ब्लड फ्लो सीधा इंफीरियर वीना केवा में चला जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड अबाउट द शंटिंग प्रोसीजर्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes or no? Yes. So this could be a treatment. So हमने esophageal varices देखा, bleeding esophageal varices बहुत
लाइक खतरनाक है हमारे लिए, लाइफ थ्रेटनिंग है, उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखे, उसकी ट्रीटमेंट देखी। नॉर्मल हम बेसिक जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करना है वो देखा। लास्ट में हमने एंडोस्कोपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट देखी। एंडोस्कोपी में दो है, या तो लाइगेशन कर सकते हो या तो स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हो। इन सर्जिकल में शंटिंग प्रोसीजर है कि हम पोर्टल सर्कुलेशन ही डाइवर्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हम देखेंगे हेपेटाइटिस। Online students, are you all back? Yes, ma'am. Yes. Okay, so let's start. Hepatitis. What do you mean by hepatitis? Inflammation of liver caused by virus. Okay, online students, what do you mean by hepatitis? Inflammation of liver. Inflammation of liver. Itis है मतलब inflammation and infection of the liver. बहुत सारे reasons है hepatitis के. So let's study about hepatitis. Inflammation of the liver caused by sometimes virus, bacteria or exposure to medications or hepatotoxins. Sometimes कुछ medicines की वजह से या कुछ hepatotoxins है, कुछ ऐसे वायरस है या कुछ ऐसा सब्सटेंस है that is not good for liver. वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है लीवर का, जिसको हम बोलेंगे हेपेटाइटिस. The goal of the treatment include resting the inflamed liver to reduce the metabolic demand and increasing the blood supply, thus promoting cellular regeneration and preventing the complication. हमारा मेन ट्रीटमेंट का गोल क्या है? We want to give rest to the liver. लीवर को रेस्ट करवाना है, वो ऑलरेडी इन्फ्लाम हो गया है. लीवर को रेस्ट करवाएंगे, जो मेटाबॉलिक डिमांड है लीवर की, मेटाबॉलिक डिमांड मतलब एनर्जी करने के लिए जो काम चाहिए मेटाबॉलिज्म, वो डिमांड कम करनी है. एंड ब्लड सर्कुलेशन, लीवर के तरफ ब्लड सप्लाई हमें बढ़ाना है. सो इससे होगा क्या? प्रॉपरली सेल्यूलर रीजनरेशन होगा, जो डैमेज हो गया है, इन्फ्लाम हो गया, वो वापस से ठीक हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, रीजनरेशन होगा एंड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी. अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला हेपेटाइटिस को तो धीरे धीरे वो डैमेज होकर सिरोसिस भी हो सकता है, एंड वी डोंट वांट दैट. हेपेटाइटिस इज ट्रीटेबल डिजीज इन ऑल केसेस. हेपेटाइटिस ट्रीटेबल है. लाइक हेपेटाइटिस ए एंड सी आर क्योरेबल. हेपेटाइटिस ए हो जाता है, हेपेटाइटिस सी हो जाता है, तो उसको हम क्योर कर सकते हैं. हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी जनरली रिजॉल्व्स विदाउट ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज, although hepatitis B is more likely to result in a chronic liver dysfunction. Yes, hepatitis A. हेपेटाइटिस ए क्या है कि इन्फेक्शन, खाना खाने के बाद हेपेटाइटिस बाहर का गंदा खाने की वजह से हो सकता है. सो समटाइम्स हेपेटाइटिस ए एंड बी नॉर्मली भी रिजॉल्व हो जाता है. आई डोंट नो व्हाई दे आर टेलिंग हेपेटाइटिस बी विदाउट मेडिकेशन ट्रीटमेंट रिजॉल्व हो जाता है. हेपेटाइटिस बी बहुत ही फैक्टर है, उसकी वजह से क्रोनिक लीवर डिसफंक्शन, सिरोसिस हो सकता है. हेपेटाइटिस ए खुद से रिजॉल्व हो जाएगा. ए एंड ई दे आर सो लेस सीवियर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस. ई में तो अब ट्रीटमेंट भी ना दो तो भी पेशेंट ठीक हो जाएगा. ए में समटाइम्स पेशेंट को एडमिट करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे तो भी वो ठीक हो जाएगा. बट बी इज नॉट treated, it does not get treated without any treatment. बी को हम ऐसे ही ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी. नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस. कितने हैं? सो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस है. एचएबी, एचबीवी, एचसीवी, एचडीवी, एचईवी. राइट, नाउ लेट्स सी द असेसमेंट एंड स्टेजेस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस होता है तो उसके स्टेजेस देखते हैं एंड साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं. सो बॉक्स 49.9 उसमें है स्टेजेस. सो देयर आर 3 स्टेजेस: प्री इक्ट्रिक, इक्ट्रिक एंड पोस्ट इक्ट्रिक. नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इक्ट्रिक वर्ड? इक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इक्ट्रिक? ये प्री है, ये इक्ट्रिक है एंड ये पोस्ट इक्ट्रिक है. तो इक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? ओल्ड स्टूडेंट्स, एनी आइडिया? आपने सुना होगा हॉस्पिटल में इक्ट्रस वर्ड सुना होगा. असेसमेंट फाइंडिंग में हम लिखते भी है इक्ट्रस, ऐसे इक्ट्रस लिखते भी है. What do you mean by કોઈ ડિઝીઝ થાય ત્યારે જે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ શો થાય. no? ઓકે, Any other students? Any other? Try to think. Idea, right, Rosh? इसको क्या बोलेंगे? इक्ट्रस मतलब येलो डिस्कलरेशन.
इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। 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 सो इक्ट्रस का मतलब क्या हुआ, जॉन्डिस हुआ। सो इक्ट्रस का जॉन्डिस मतलब होता है, सो जब भी हेपेटाइटिस होता है इमीडिएटली सीधा पेशेंट येलो नहीं हो जाता, उसके पहले का स्टेज आता है प्री इक्ट्रस। प्री इक्ट्रस में धीरे धीरे जॉन्डिस डेवलप होना स्टार्ट होता है। पेशेंट इज नॉट येलो राइट नाउ, सिर्फ उसको सिम्टम्स है, अभी जॉन्डिस नहीं हुआ है। इक्ट्रिक स्टेज में पेशेंट एकदम येलो दिखेगा, उसकी स्किन, उसके स्क्लेरा, उसका माउथ, सब कुछ येलो दिखेगा। यूरिन भी डार्क होगा, स्टूल भी डार्क होगा, दैट इज इक्ट्रिक फेज, बिकॉज सब कुछ येलो हो गया है। पोस्ट इक्ट्रिक फेज में अब धीरे धीरे जॉन्डिस कम होगा, सो येलो डिस्कलरेशन है वो धीरे धीरे कम होगा। अंडरस्टूड व्हाट इज इक्ट्रस? कहीं पे भी इक्ट्रस वर्ड लिखा हो, पेशेंट इज हैविंग इक्ट्रस, सो डॉक्टर ऐसा बार बार क्यों लिखेंगे, येलोइश ऑफ आईज, स्क्लेरा, फिंगर नेल बेड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, वो ऐसे इतना सारा लिखना, उसकी जगह हम ऐसा लिख दे इक्ट्रस, सो सब कुछ येलो हो गया है, उसका मतलब पता चल जाएगा। तो इक्ट्रस का मतलब है जॉन्डिस, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ होल बॉडी, बिकॉज सब जगह पर अक्यूमुलेशन हो गया है बिलीरुबिन का, सो उसको हम बोलेंगे इक्ट्रस। सो प्री इक्ट्रिक स्टेज में क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस which begins about 2 weeks after the exposure and precedes the appearance of jaundice. Yes, ये फर्स्ट स्टेज है हेपेटाइटिस का। ये जब भी कोई पेशेंट वो वायरस के कांटेक्ट में आया, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, कोई भी वायरस के कांटेक्ट में आया, इमीडिएटली कांटेक्ट में आने से सीधा वो सिम्टम्स नहीं होंगे, उसको टाइम लगेगा, 2 वीक बाद वो स्टार्ट होंगे। एक्सपोजर हुआ उसके 2 वीक बाद सिम्टम्स स्टार्ट होंगे, एंड वो सिम्टम्स को हम बोलेंगे प्री इक्ट्रिक सिम्टम्स। और इसमें क्या होगा, धीरे धीरे अपीयरेंस जॉन्डिस का स्टार्ट होगा। यहाँ पर प्री इक्ट्रिक स्टेज में नो येलोइश डिस्कलरेशन, दैट इज द स्टेज बिफोर अपीयरेंस ऑफ जॉन्डिस। प्रीसीड अपीयरेंस ऑफ जॉन्डिस मतलब जॉन्डिस दिखने के पहले का स्टेज है, ये जॉन्डिस नहीं दिखेगा यहाँ पर, फिर स्टार्ट होगा। दिस स्टेज इंक्लूड्स, तो यहाँ पर सिम्टम्स कैसे होंगे प्री इक्ट्रिक स्टेज में, फ्लू लाइक सिम्टम्स। फ्लू लाइक सिम्टम्स में जो होता है ना, मलेज होगा, फटीग होगा, देन हेडेक होता है, सोर थ्रोट जैसा फील होता है, सो ये सारे फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखेंगे। एनोरेक्सिया होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेन होगा, कहाँ, हेडेक होगा, मसल एक होगा, पोली आर्थराइटिस होगा। पोली आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ आर्थराइटिस, जॉइंट। ज्वाइन, सो ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे। सो वहां पर भी पेन होगा आर्थराइटिस की वजह से। एलिवेटेड सीरम बिलीरुबिन एंड एंजाइम लेवल, हाईली ट्रांसमिसिबल एट दिस स्टेज। अगर पेशेंट का ब्लड टेस्ट करोगे तो बिलीरुबिन लेवल भी एलिवेटेड होगा एंड एंजाइम लेवल्स भी एलिवेटेड होंगे। कौन से एंजाइम्स, विच एंजाइम्स, विच एंजाइम्स, ऑनलाइन स्टूडेंट, लीवर एंजाइम्स एलिवेटेड होंगे, AST ALT एलिवेटेड होंगे। एंड ये जो प्री इक्ट्रिक स्टेज है वो हाईली ट्रांसमिसिबल है, मतलब अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसका स्टूल, उसकी फीसिस, मतलब फीसिस है, यूरिन है, उसका ब्लड है, उससे दूसरे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये हाईली ट्रांसमिसिबल है एट दिस स्टेज। सेकेंड स्टेज है इक्ट्रिक स्टेज। इक्ट्रिक स्टेज कब डेवलप होगा, इट बिगिंस 1 to 2 वीक आफ्टर प्री इक्ट्रिक स्टेज। सो सोचो, पहले पेशेंट कांटेक्ट में आया वो वायरस के, उसके 2 हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद पेशेंट प्री इक्ट्रिक स्टेज में था, फिर प्री इक्ट्रिक स्टेज खत्म हुआ तो उसके 1-2 वीक, प्री इक्ट्रिक स्टेज के बाद 1 से 2 वीक लगेंगे पेशेंट को इक्ट्रिस होने में। सो पूरा जॉन्डिस डेवलप होने में 1 महीना लगेगा। इमीडिएटली सून पेशेंट जॉन्डिस्ड नहीं हो जाता है, 1 महीने या 3 हफ्ते लगते हैं पेशेंट को। सो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस, ये सेकेंड स्टेज है। उसमें अब होगा क्या, द अपीयरेंस ऑफ जॉन्डिस एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स सच एज एलिवेटेड बिलीरुबिन, डार्क और टी कलर्ड यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल, प्रूरिटस, डिक्रीज the pre-icteric symptoms, fatigue and abdominal pain may persist and become more severe. Okay, so icteric phase में in short सब कुछ येलो दिखेगा, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल बेड्स, यूरिन एकदम डार्क होगा, स्टूल एकदम डार्क होगा, बिलीरुबिन लेवल भी एलिवेटेड होगा। सो ये सब कुछ दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एज इक्ट्रस। जो प्री इक्ट्रिक फेज के जो सिम्टम्स है अब वो कम हो जाएंगे, लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, हेडेक था, एनोरेक्सिया था, वॉमिटिंग था, वो अब धीरे धीरे कम होगा। बट क्या ज्यादा होगा, सो फटीग एंड एब्डोमिनल पेन है वो परसिस्ट रहेगा, वो सेकेंड स्टेज में भी होगा एंड शायद ज्यादा सीवियर होगा। बट दूसरे जो सिम्टम्स है जो प्री इक्ट्रिक स्टेज के वो कम हो जाएंगे। थर्ड है पोस्ट इक्ट्रिक स्टेज।
It begins with the resolution of jaundice about 6 to 8 weeks after the exposure. जब exposure हुआ उसके 6 और 8 वीक, 6 मतलब 1.5 महीना या तो 2 महीने बाद रिजॉल्व होगा पेशेंट को कंप्लीटली. सो जब एक्सपोजर हुआ उसके टोटल 1.5 महीना या 2 महीने के बाद रिजॉल्व होगा. एंड पोस्ट इक्टिक में जॉन्डिस अब धीरे धीरे रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा. द कन्वलेसेंट स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस, पोस्ट इक्टिक स्टेज है वो कन्वलेसेंट स्टेज है. कन्वलेसेंट स्टेज मतलब हेपेटाइटिस ठीक हो रहा है, लाइक क्योर हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है. In which the jaundice decreases and the color of urine and stool returns to the normal. इसमें क्या होगा, jaundice अब ठीक हो गया है. So urine का कलर, stool का कलर, sclera भी नॉर्मल हो जाएंगे, nail beds, skin सब कुछ अब नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा. इसमें एनर्जी इंक्रीज होगी अब धीरे धीरे. फटीग था तो अब एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, पेन सबसाइड होगा. एंड देयर आर मिनिमल टू एब्सेंट जीआई सिस्टम. जीआई जो सिम्टम्स थे वो एकदम कम होंगे या तो कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे. अब कोई जीआई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे. एंड बिलीरुबिन एंड एंजाइम लेवल्स आल्सो रिटर्न्स टू नॉर्मल. धीरे धीरे वो भी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो ये हो गया पोस्ट इक्टिक स्टेज. अंडरस्टूड? यस और नो? पता चला? सो कभी भी आप क्वेश्चन में इक्ट्रिक स्टेज, इक्ट्रिक, इक्ट्रस, इक्ट्रिक ऐसा वर्ड सुनते हो सो सोचना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट yellowish discoloration of the whole body that is called as jaundice. प्री इक्ट्रिक्स मतलब जॉन्डिस होने से पहले का टाइम. अभी जॉन्डिस नहीं है, येलो डिस्कलरेशन नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स हो गया. पोस्ट इक्ट्रिक में जॉन्डिस अब ठीक हो रहा है. ओके, सो लेट्स स्टडी. ये मेन सिम्टम्स हो गए, जनरलाइज सारे में ऐसा होता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस. फर्स्ट है हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस ए फॉर्मली नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसको ऐसा भी बोलते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं. इंडिविजुअल एट इंक्रीज रिस्क, कौन से पर्सन को ज्यादा रिस्क है हेपेटाइटिस ए होने का? सो क्राउडेड कंडीशंस में रह रहे हैं, लाइक डे केयर, नर्सिंग होम. डे केयर में छोटे बच्चे कितना एक साथ रहते हैं, डॉर्मिट्रीज उसमें भी एक साथ रहते हैं, हॉस्टल्स, ये सारे पर्सन क्राउडेड रीजन्स में रहते हैं. तो उनको हेपेटाइटिस ए होने का रिस्क सबसे ज्यादा है. और ऐसे पर्सन जो एक्सपोज हो रहे हैं पुअर सैनिटेशन से, हेपेटाइटिस ए दैट इज वाई बहुत इन्फेक्शियस है. हमने अभी देखा था यहाँ पर आनंद में आउटब्रेक हुआ था हेपेटाइटिस ए का, जॉन्डिस का आउटब्रेक हुआ था, ऐसा न्यूज में आ रहा था. क्यों? बिकॉज अगर हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन मेन है फीकल ओरल रूट. अगर आप कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर खाओगे, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन है एंड द पर्सन इज डेफिकेटिंग और यूरिनेटिंग इन अ वाटर, लाइक रिवर में, और वहां पर किया है, तो वो पूरी रिवर इन्फेक्टेड हो गई. अगर वो ही पानी कहीं पर कुकिंग में यूज होगा कि कहीं पर भी यूज होगा तो वो सब कुछ सब लोगों को इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है. सो दैट इज व्हाई द मेन ट्रांसमिशन रूट इज फीकल ओरल रूट. सो इसीलिए ये बहुत ही इन्फेक्शियस है. जहां पर सैनिटेशन अच्छा नहीं है, कोई पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस ए है, आफ्टर डेफिकेटिंग, आफ्टर यूरिनेटिंग, द पर्सन इज नॉट वॉशिंग द हैंड्स, गंदे हाथ से ही खाना बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो भी फैल सकता है. सो ये दोनों पर्सन जहां पर है वहां पर रिस्क ज्यादा होगा. ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है? सो मेन ट्रांसमिशन ये याद रखना है, फीकल ओरल रूट. कहीं पे भी हेपेटाइटिस ए हो तो इमीडिएटली यू हैव टू स्ट्राइक दैट इट ट्रांसमिट्स थ्रू फीकल ओरल रूट. देन पर्सन टू पर्सन, डायरेक्ट पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी होता है. इफ द पर्सन हैज नॉट मेंटेन्ड द प्रॉपर हाइजीन एंड आप उसके साथ हैंडशेक कर रहे हो और ऐसा सब कुछ कर रहे हो तो आपको भी होगा. पेरेंट्रल रूट, अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस ए है, वो ड्रग्स ले रहा है, वो ही सेम सिरिंज दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, सो पेरेंट्रल आईवी रूट से भी हो सकता है. कंटामिनेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अनकुक्ड शेलफिश, अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं है, मतलब इन शॉर्ट खाना कंटामिनेटेड है. एंड शेलफिश है वो भी प्रॉपरली कुक नहीं किया बिकॉज वो भी पानी में होती है. कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड मिल्क है, एंड पुअरली वॉश्ड यूटेंसिल्स, बर्तन भी अच्छे से साफ नहीं होंगे. सो ये सारे रीजन की वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है. बट मेन ये याद रखना है फीकल ओरल रूट. Now, incubation period and infectious period. What do you mean by incubation period? Incubation period मतलब ઇન્સેક્ટિયસ એજન્ટના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યાથી જે ફર્સ્ટ સિમ્ટમ અપિયર થાય એના પીરિયડને ઇન્ક્યુબેશન.
यस, सो पर्सन कांटेक्ट में आ गया हेपेटाइटिस ए वायरस के, अभी सिम्टम्स शो नहीं हुए हैं, सो जो बीच का टाइम पीरियड है तब वो वायरस बॉडी में ग्रो हो रहा है। सो जब फर्स्ट सिम्टम दिखता है आफ्टर एक्सपोजर, सो जो बीच का पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 15 to 50 डेज, मतलब 15 से 50 दिन के अंदर अगर पेशेंट एक्सपोज हो रहा है हेपेटाइटिस ए से, सो इमीडिएटली नेक्स्ट डे पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आएंगे, 15 से 50 दिन लगेंगे सिम्टम्स आने में, तब उसको पता चलेगा कि वो इन्फेक्टेड हो गया है। एंड इन्फेक्शियस पीरियड इज 2 to 3 weeks बिफोर एंड 1 week आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ जॉन्डिस। सो जॉन्डिस हो रहा है, इक्ट्रस होने से 2-3 वीक पहले से ही पेशेंट को अभी भी सिम्टम्स नहीं आए, बट पेशेंट हैज अ कैपेसिटी टू इन्फेक्ट अदर पर्सन। सो वो इन्फेक्शियस पीरियड है, इन्फेक्शियस पीरियड मतलब हाईली कंटेजियस, वो दूसरों को भी फैला सकता है। सो जब जॉन्डिस डेवलप होगा तब पेशेंट को पता चलेगा कि ओके ये हुआ है, बट जॉन्डिस डेवलप होने से 2-3 वीक पहले से ही पेशेंट दूसरे को स्प्रेड कर सकता है, एंड जॉन्डिस रिजॉल्व होने के 1 वीक बाद भी पेशेंट अभी भी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, दैट इज इन्फेक्शियस पीरियड। Understood properly what is incubation, what is infectious? I am not going to make you understand frequently, ये पता चल गया। नेक्स्ट सारे हेपेटाइटिस में हम ये वर्ड्स देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड एंड इन्फेक्शियस पीरियड, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, सो मेक इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट है टेस्टिंग। अभी हमें डायग्नोस करना है कि पेशेंट हेपेटाइटिस ए से ही सफर कर रहा है कि नहीं, सो टेस्टिंग कैसे करेंगे? सो इन्फेक्शियस इज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एचएवी एंटीबॉडीज इन द ब्लड। सो एंटी एचएवी एंटीबॉडीज मतलब जब भी कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी। सो अगर हम पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे, अगर ब्लड के अंदर एचएवी की एंटीबॉडीज है, उसका मतलब वो पर्सन को इन्फेक्शन है, तभी हमारी बॉडी डेवलप करेगी ना। सो पेशेंट के अंदर एचएवी एंटीबॉडीज होगी एलिवेटेड, इसका मतलब कि पेशेंट इज इन्फेक्टेड। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, ये जो आई GAMDE वो immunoglobulins है। So particularly M and G are normally present in the blood and increased level indicate infection and inflammation। सारी immunoglobulins हमारे ब्लड में होते ही है, GAMDE सारे immunoglobulins होते हैं, बट अगर M and G elevate हो गए हैं, so it indicates person is suffering from infection and there is inflammation। Ongoing inflammation of liver is evidenced by the presence of elevated level of IgM antibodies and persist in the blood for 4 to 6 weeks। Yes, अगर हमें देखना है कि अभी भी पेशेंट को इन्फ्लामेशन है कि नहीं, चलो पेशेंट आया आपके पास, उसको जॉन्डिस हुआ है, अपीयरेंस हो गया है, मतलब इक्ट्रिक स्टेज में आ गया है, फिर हमें लगता है कि जॉन्डिस रिजॉल्व हो गया है, बट वी वांट टू सी कि अभी भी इन्फ्लामेशन है कि नहीं, ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन है कि नहीं, वो कैसे चेक करोगे? सो अभी भी अगर ब्लड में IgM के लेवल, एंटीबॉडीज के लेवल ज्यादा है, मतलब अभी भी पेशेंट का इन्फ्लामेशन ऑन गोइंग है, एंड वो कितने टाइम तक ज्यादा रहती है? एटलीस्ट 4 to 6 weeks, महीने या 1.5 महीने तक वो एलिवेटेड ही रहेंगे, बिकॉज तब तक वो इन्फेक्शन चालू ही रहता है। प्रीवियस इन्फेक्शन इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ IgG एंटीबॉडीज। ओके, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है नॉर्मली, चलो फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, एंड डॉक्टर वांट टू सी कि मुझे पहले कभी हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। सो मेरा IgG लेवल टेस्ट करेंगे, उनसे उनको पता चल जाएगा कि प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं हेपेटाइटिस ए का। सो ये सारे टेस्टिंग्स है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है हेपेटाइटिस ए का? फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, जिसको हम बोलते हैं सीवियर एक्यूट एंड ऑफन फैटल। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस थिंग? कुछ ऐसा बोलते हैं इन गुजराती, कमड़ाમાંથી કમળી થઈ ગઈ। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? यस मैम। हाँ, सो कमड़ी થઈ જવું उस मतलब जब अब पेशेंट की डेथ हो जाएगी, दैट इज सो सीवियर। सो हेपेटाइटिस में से फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो जाता है, जिसको हम कमड़ी बोलते हैं, एंड दैट इज फैटल, पेशेंट कैन डाई, दैट इज सो सीवियर एंड ऑफन फैटल, पेशेंट की जान भी जा सकती है। एंड वी डोंट वांट कि हेपेटाइटिस में से फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो जाए, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन, दैट इज नॉट गुड। सो ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, कमड़ाમાંથી કમળી થઈ જવું એ। प्रिवेंशन, अभी हमें पता है कि हेपेटाइटिस ऐसे स्प्रेड होता है, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हाउ टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए? स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग, स्पेशली आफ्टर हैंडलिंग अ शेल फिश। अगर शेल फिश कोई खा रहा है, बेच रहा है, तो उसको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है। अवॉइड कंटामिनेटेड फूड, कहीं पर भी खाना मत खाओ, कंटामिनेटेड फूड अवॉइड करो। स्टूल
एंड नीडल प्रिकॉशंस लेने हैं, बिकॉज कंटामिनेटेड स्टूल एंड यूरिन से भी स्प्रेड हो सकता है. सो स्टूल प्रिकॉशन लेने हैं, नीडल प्रिकॉशन, नीडल प्रिक भी हो जाएगी आपको तो भी स्प्रेड होगा. ट्रीटमेंट ऑफ अ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई, जो म्यूनिसिपल वाटर है, हु नोस कि किसने अंदर डेफिकेट किया है, यूरिन पास किया है, इन्फेक्टेड हो तो सो वो सारे जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई है उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ मेडिसिन और ऐसा डालना चाहिए. सीरोलॉजिकल स्क्रीनिंग ऑफ फूड हैंडलर्स, जो खाना ऐसे फूड वेंडर्स है जो होटल्स में है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स है, तो उनका सबका टेस्टिंग करना चाहिए कि वो हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव है या नहीं. अगर पॉजिटिव है वो ही खाना सबको खिलाएंगे तो सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे. सो उन सबका टेस्टिंग करवाना चाहिए, फिर ही अलाउ करना होता है. सो ये सब चीजें ध्यान में रखने से प्रिवेंट कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन. नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन. ऑब्वियसली कहीं पे भी इन्फेक्शन हो तो उसकी वैक्सीन होती ही है. सो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के 2 doses are needed at least 6 months apart for lasting protection, and for additional information there is given a link. अच्छी प्रोटेक्शन के लिए 2 डोज लगते हैं, एक डोज और दूसरे डोज के बीच में 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए. तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन. नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोब्यूलिन फॉर हेपेटाइटिस ए. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंड वैक्सीन? हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंड वैक्सीन का डिफरेंस क्या, मतलब क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड दिस, प्लीज टेल मी. ડિઝીઝ What do you પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આપીએ વેક્સિન અને આફ્ટર ડિઝીઝ થયા પછી જે આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ એ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન. हाँ, सो हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर पढ़ा था? लाइव वैक्सीन के रिलेटेड कुछ पढ़ा था. जब भी कोई पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है उसको हम लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते. वैक्सीन का काम क्या है? वो डिजीज को ही प्रिवेंट करना, राइट? हम पहले से ही वैक्सीन दे देते हैं कि अगर फ्यूचर में अगर वो वायरस या वो बैक्टीरिया बॉडी में जाए तो उसके पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी है तो वो फाइट करके उसको हरा दे. सो प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीन देते हैं. बट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज HIV वाले पर्सन है या ट्रांसप्लांटेशन वाले कोई भी है बट उसकी इम्यूनिटी डाउन है तो उसको हम लाइव वायरस नहीं दे सकते, बिकॉज वो लाइव है, वो अटैक कर देगा. सो उसको ऐसा भी नहीं है कि बीमारी नहीं होगी. तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है? सो जो लाइव वैक्सीन होती है अगर उसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म अवेलेबल है मार्केट में तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म देंगे, बट अगर इनएक्टिवेटेड फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए इम्यूनोग्लोब्यूलिन दिया जाता है. वैक्सीन डिजीज होने से पहले दिया जाता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन डिजीज होने के बाद दिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट. उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, सो वी आर डायरेक्टली गिविंग द एंटीबॉडीज टू फाइट विद द बैक्टीरिया एंड वायरस. सो इम्यूनोग्लोबुलिन भी दी जा सकती है फॉर इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू HIV, जो ऑलरेडी एक्सपोज हो गए हैं, नॉट फॉर द प्रिवेंशन. दोज हु ऑलरेडी हैव एक्सपोज्ड टू HIV और हु never received the hepatitis A vaccine. कभी भी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन ली ही नहीं है तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी है ही नहीं एंड वो एक्सपोज हो गया तो फिर फाइट कैसे होगा, बॉडी ट्रीट कैसे करेगी खुद को? तो उसको HIV की इम्यूनोग्लोबुलिन अभी राइट नाउ वी हैव टू गिव इट. फिर एक बार ठीक हो जाए फिर हम वैक्सीन दे देंगे, सो फ्यूचर में काम लगेगा. बट अभी के लिए क्या, अभी तो फाइट करना है तो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन देना होगा. We have to administer immunoglobulin during the period of incubation and within 2 weeks of exposure. जो incubation period होता है, जब वायरस ग्रो हो रहा होता है तभी दे देना है. सो जब भी एक्सपोजर हुआ विदिन 2 weeks हमें इम्यूनोग्लोबुलिन दे देना है, वरना वो असर नहीं करेगा. फिर वायरस ऑलरेडी ग्रो हो गया है, अब वायरस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर वो एंटीबॉडीज फाइट नहीं कर पाएगी. सो इंक्यूबेशन पीरियड में ही हमें दे देना है. ओके. Immunoglobulin and hepatitis A vaccine are recommended for household members and sexual contacts of individual with hepatitis A. अगर फॉर एग्जाम्पल घर में किसी एक मेंबर को हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन है तो दूसरे मेंबर्स को अगर वैक्सीन नहीं दी गई है तो वैक्सीन दे देनी है, या तो इम्यूनोग्लोबुलिन दे देना, या तो ऐसे पर्सन है जिसका ऑलरेडी किसी पर्सन को हेपेटाइटिस ए हुआ है एंड वो पर्सन किसी और के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आया है तो भी ट्रांसमिशन रिस्क है तो उसको भी दे देना है इम्यूनोग्लोबुलिन या हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन. प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस विद इम्यूनोग्लोबुलिन इज रेकमेंडेड to the individuals traveling to the countries with poor and uncertain sanitation condition. अगर सोचो आई एम ट्रैवलिंग टू वन कंट्री, वहां पर हेपेटाइटिस ए बहुत ही ज्यादा है, सो मुझे पता है मैं जाऊंगी मुझे इमीडिएटली हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, राइट? सो मैं पहले से ही क्या करके जाऊंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन लेके ही जाऊंगी. जहां पर जैसे ही मैं वहां पर पहुंचूंगी हेपेटाइटिस ए होगा, मेरे पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी है, दे विल फाइट,
राइट। सो ऐसा भी कर सकते हैं, आपको पता है वहां पर जाने से होने ही वाला है, सो इम्यूनोग्लोबिन ले ही लो तो वो फाइट करता है। जब भी नीडल स्टिक इंजरी होती है, सो नीडल स्टिक इंजरी में इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। वी डोंट वांट टू टेक अ चांस, पहले से इम्यूनोग्लोबुलिन ले लो, तो अगर आ भी गया है वायरस या बैक्टीरिया तो वो फाइट कर देगा। सो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, दिस इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर. Strict and frequent hand washing is the key to preventing the spread of all types of hepatitis. Proper hand washing, strict hand washing, frequent hand washing करोगे तो hepatitis, majority of all hepatitis spread नहीं होगे. So ये चीज याद रखनी. Understand? Yes or मैम, no? Yes. આપણે આ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન જો આપણે વેક્સિન લીધી હોય અને તો બી આપણે ટ્રાવેલ કરીએ અધર કન્ટ્રીમાં તો બી પ્રોવાઈડ કરવાનું. હા, કરી લેવું બેટર રહેશે. ઓલરેડી વેક્સિન લીધી છે તમે તો તમારી જોડે પ્રોટેક્શન છે, બટ તમને ખબર છે કે તમે જ્યાં જાઓ છો ત્યાં કેસીસ બહુ જ વધારે છે, ત્યાં બહુ જ પ્રિવેલન્ટ છે. સો શું કરવા રિસ્ક લેવું છે? ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન લઈને જ જાઓ તો બેટર રહેશે. પ્રિવેન્શન ઇઝ ઓલવેઝ બેટર દેન ક્યોર. નહીં લો તો પણ તમારી વેક્સિન છે એટલે ફાઇટ તો કરી શકશે, બટ વાય ટુ ટેક અ ચાન્સ? કેમ આપણે બીમાર થવું છે, ચાન્સ લેવું છે? પહેલેથી જ લઈને જઈએ તો તમને સિમ્ટમ્સ થાય, વાયરસ જેવો એન્ટર થાય એ વખતે જ કિલ થઈ જાય. સો આપણે ચાન્સ નથી લેવો એટલા માટે આપણે કરવાનું છે, બાકી ના લો તો ચાલે. વેક્સિન હોવી જોઈએ, પણ વેક્સિન જ ના લીધી હોય તો પછી એમને ના જવાય. ઓકે મેમ. ઓકે, ઓકે. સો નેક્સ્ટ, let's complete hepatitis B, then we will end the lecture. Hepatitis B. Hepatitis B is non seasonal. ऐसा नहीं है कि ये सीजन में होता है, ये सीजन में नहीं होता है, पूरे ईयर में कभी भी हो सकता है. इट इज नॉन सीजनल. ऑल एज ग्रुप्स कैन बी अफेक्टेड. एडल्ट, चाइल्ड, कोई भी बच्चे को, न्यूबॉर्न को भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी अगर मदर अफेक्टेड होगी. सो ऑल एज ग्रुप्स कैन बी अफेक्टेड. हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन से है? सो आईवी ड्रग यूजर्स है वो, क्लाइंट्स अंडरगोइंग लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस, बहुत टाइम से हीमोडायलिसिस करवा रहा है तो भी उसको रिस्क है. एंड हेल्थ केयर पर्सनल्स को भी रिस्क है, मतलब हम भी आ गए, हमें भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है. ट्रांसमिशन कैसे होगा? सो ये पॉइंट याद रखना है फॉर ट्रांसमिशन. ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड कॉन्टेक्ट. सो हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड टू फीकल ओरल रूट एंड हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड. सारे बॉडी फ्लूइड्स आ गए, ब्लड भी आ गया. और दूसरा है इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स. यस, तो ब्लड से अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड इन्फेक्टेड है, वो HIV हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है एंड उसने ब्लड डोनेट किया, वही ब्लड हमने दूसरे में ट्रांसफ्यूज किया, तो उसको हो जाएगा इन्फेक्टेड सलाइवा और सीमेन, बिकॉज बॉडी फ्लूइड्स में आ जाएगा सलाइवा, सीमेन. कंटामिनेटेड नीडल. आपको किसी पेशेंट की नीडल स्टिक इंजरी हो गई, वो पेशेंट ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, तो आपको भी हो जाएगी. एंड सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब सीमेन के कांटेक्ट में से, तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में से ही होगा. सो ये सारे मेन रूट है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स. उसके सारे सब डिविजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, देन हीमोडायलिसिस से, देन नीडल्स है, नीडल स्टिक इंजरी, सीमेन, सलाइवा, सब बॉडी फ्लूइड्स आ गए उसमें. नेक्स्ट है पेरेंट्रल रूट. पेरेंट्रल मतलब आईवी से, बराबर. पेरीनेटल पीरियड में भी हो सकता है, मदर जब प्रेग्नेंट होती है तब पूरा प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड पोस्टनेटल. सो हम पूरे पीरियड को बोलेंगे पेरीनेटल, जिसमें प्री, इंट्रा, पोस्टनेटल सब आ गया. ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट एट बर्थ, बेबी की डिलीवरी हो रही तब भी. ड्यूरिंग दैट डिलीवरी अगर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है बेबी, ब्लड के कांटेक्ट में आ रहा है मदर के, तब भी उसको हो सकता है. प्लासेंटा भी क्रॉस करके जा सकता है, हीमोडायलिसिस की वजह से भी हो सकता है. एंड शेयरिंग रेजर्स और टूथ ब्रश विद इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन के साथ के रेजर शेयर कर रहे हैं, टूथ ब्रश शेयर कर रहे हैं, तो उनसे भी हो सकता है. तो ये सारे रूट्स है. मेन रूट है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स. इंक्यूबेशन पीरियड है 60 to 180 डेज. टेस्टिंग, हेपेटाइटिस बी का टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए ब्लड टेस्ट कौन सा है जो आप कॉमनली देखते हो सर्जरी से पहले सारे पेशेंट्स के करवाते हैं? व्हाट इज दैट ब्लड टेस्ट? HBS. HBsAg. So hepatitis B surface antigen, उसका वो टेस्ट होता है. So let's study about that. Infection is established by presence of hepatitis B antigen, antibody systems in the blood. Antigen मतलब एंटीजन एंड एंटीबॉडी. एंटीजन मतलब वायरस, बैक्टीरिया, जो भी है. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है. एंटीजन क्या है? फॉरेन बॉडी, जो कुछ हमारी बॉडी में आया वो. सो अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे, अगर हेपेटाइटिस बी का एंटीजन है ब्लड में, उसका मतलब हेपेटाइटिस बी के वायरस है.
एंड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी हमारी बॉडी ने डेवलप कर दी है. सो प्रेजेंस ऑफ HBsAg indicates the person is suffering from hepatitis B. The presence of hepatitis B surface antigen, that is HBsAg, is a serological marker establishing a diagnosis of hepatitis B. अगर ये पॉजिटिव है, HBsAg पॉजिटिव है, मतलब पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है. The client is considered infectious if these antigens are present in the blood. Blood में है मतलब वो person infectious है, वो दूसरे को भी infection spread कर पाएगा. If the serological marker HBsAg is present after 6 months, it indicates the carrier state or chronic hepatitis. 6 महीने बाद अगर पेशेंट आपके पास आया है आज, उसका आपने टेस्ट किया, HBsAg पॉजिटिव आया, यू कंफर्म दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, उसकी ट्रीटमेंट भी सब हो गया. 6 महीने बाद फिर से टेस्ट किया, फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब क्या, या तो पेशेंट अब कैरियर है, साइलेंट कैरियर, उसके अंदर है सही वो वायरस, बट उसको सिम्टम्स नहीं दिख रहे, वो दूसरे को इन्फेक्ट तो कर पाएगा, या तो क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया है, लंबे टाइम से अभी हेपेटाइटिस उसका ठीक ही नहीं हुआ है. सो दोनों केसेस में 6 महीने तक भी HBsAg पॉजिटिव आएगा. Normally, the serological marker HBsAg level declines and disappear after the acute hepatitis B episode. हेपेटाइटिस बी हुआ, ठीक हो गया, चलो मेडिसिन दी, हमने ट्रीटमेंट कर दी, ठीक हो गया, तो फिर धीरे धीरे HBs लेवल कम हो जाएगा एंड कंप्लीटली मतलब चला जाएगा. एंटीजन अब नहीं रहेगा बिकॉज हमने वायरस को तो मार दिया, सो एंटीजन नहीं रहेगा, बट है तो उसका मतलब कि अभी उसको क्रोनिक है. Okay, the presence of antibodies to HBsAg indicates recovery and immunity to hepatitis B. Antibodies अब आ गई है. Antibodies क्यों आएगी? फाइट करने के लिए. हेपेटाइटिस बी का एंटीजन था HBsAg, दैट वाज एंटीजन, मतलब वायरस के एंटीजन्स ब्लड के अंदर थे, इन्फेक्शन था. अब अगर एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है, एंटी HBs, एंड जो हेपेटाइटिस बी एंटीजन को फाइट देने के लिए एंटीबॉडीज भी डेवलप हो गई है, उसका मतलब अब पेशेंट रिकवर कर लेगा, उसके पास इम्यूनिटी आ गई है हेपेटाइटिस बी की, वो एक्टिवेट हो गई है. हेपेटाइटिस बी अर्ली एंटीजन HBeAg early is detected in the blood about 1 week after the appearance of HBsAg, and its presence determines the infective state of the client. Yes, पेशेंट आपके पास आया, उसको सिम्टम्स दिख रहे थे, तो आपने चलो सोचा कि लाओ HBsAg टेस्ट करें. HBsAg का टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आया. अब उसके 1 वीक बाद आप टेस्ट करोगे HBeAg, मतलब अर्ली एंटीजन, सो वो भी है, प्रेजेंट है, उसका मतलब द पेशेंट इज हाईली इन्फेक्शियस. अभी अगर वो पेशेंट किसी के कांटेक्ट में आएगा तो उसको फॉर श्योर इन्फेक्शन होगा. दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेट ऑफ क्लाइंट. एंड फिर धीरे धीरे क्या होता है, एंटीबॉडीज डेवलप होती है एंड वो एंटीजन को किल करना स्टार्ट कर देते हैं. इनिशियली सिर्फ HBsAg ही होगा, फिर एंटीबॉडीज डेवलप होगी एंड वो दोनों फाइट करके एंटीबॉडीज जीत जाएगी. अगर एंटीबॉडीज जीत गई तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, एंटीबॉडीज हार गई तो पेशेंट फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस में चला जाएगा. सो दिस इज द नॉर्मल सिनारियो. अब उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है हेपेटाइटिस बी के? फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है, दैट वी कॉल इज कमड़ी. क्रोनिक लीवर डिजीज हो सकता है, परमानेंट लीवर डिजीज, लाइक लंबे टाइम तक चलेगा. सीरोसिस भी हो सकता है, एंड हेपेटाइटिस बी कैन ऑल्सो लीड्स टू कैंसर ऑफ लीवर, दैट इज primary hepatocellular carcinoma. So that is why it is not we cannot treat it without medication. I don't know why they have mentioned this, because this is so serious. अगर मेडिसिन दे के उसको ठीक नहीं किया तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, so ये कुछ भी हो सकता है. प्रिवेंशन कैसे करेंगे? सो हैंड वॉशिंग हमने आगे ही देखा, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग इज द की टू प्रिवेंट ऑल द टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस. तो स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग करेंगे. स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स, यस, अगर आपने कभी ब्लड डोनेट किया होगा तो पहले आपको HIV HBsAg सबका टेस्टिंग करवाना पड़ता है. अगर आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते. सो प्रॉपर जो भी ब्लड डोनर्स है उनका स्क्रीनिंग करना होता है. HIV HBsAg जो भी इन्फेक्शियस है वो सब कुछ वो लोग टेस्ट करेंगे. टेस्टिंग ऑफ ऑल प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स, जब प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है ना, उन सबका भी HBsAg का टेस्टिंग होता है. अगर वो प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड हो जाएगी तो बेबी को भी रिस्क है. नीडल प्रिकॉशंस ऑलवेज लेने हैं तो प्रिवेंट हो सकता है. Avoiding intimate sexual contact and contact with the body fluids if the test for HBsAg is positive. Yes, अगर किसी पर्सन का HBsAg पॉजिटिव है, so the person has to avoid the sexual contact, या कोई भी बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट नहीं करना है दूसरे के साथ, वरना उसको भी हो जाएगा.
हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है एंड दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स, बिकॉज हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हमें तो कंपलसरी लेनी ही पड़ती है। आपने भी ली होगी, व्हेन यू वर इन कॉलेज और जॉब स्टार्ट की होगी तब आपने ली होगी। सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एडल्ट एंड पीडियाट्रिक फॉर्म, adult and pediatric forms. There is also an adult vaccine that protects against hepatitis A and B. Adult vaccine हम जॉब स्टार्ट करने से पहले लेते हैं। पीडियाट्रिक तो हमने ऑलरेडी ली होती है, बट व्हेन एज अ नर्स जब हमने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया होगा तब आपको हॉस्पिटल्स में, कॉलेज में दी गई होगी। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इज आल्सो फॉर इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू एचबीवी through sexual contact or through the percutaneous transmucosal route, or who have never had hepatitis B and have never received hepatitis B vaccination. Yes, कोई पर्सन को कांटेक्ट हो गया है हेपेटाइटिस बी का एंड उस शायद उसने कभी वैक्सीन नहीं ली है या कभी भी हुआ नहीं है, तो इमीडिएटली उसको इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स गिव यू वन एग्जांपल, मैंने ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ली है। व्हाट इफ मुझे कोई हेपेटाइटिस बी पर्सन का नीडल स्टिक इंजरी हो जाता है, मुझे नीडल स्टिक इंजरी हुआ एंड मुझे मुझे पता नहीं है उसका स्टेटस क्या है। सो इमीडिएटली मैंने पेशेंट का ट्रिपल एच स्टेटस रन करवाया। ट्रिपल एच मतलब HIV, HBsAg एंड हेपेटाइटिस सी। मैंने वो 3 टेस्ट कराए, उसमें HBsAg पॉजिटिव आया, मतलब पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है। मैंने ऑलरेडी वैक्सीन ली है, सो आई विल नॉट सीट, क्योंकि मेरे पास वैक्सीन है तो वो तो ठीक हो जाएगा। फॉर मोर प्रोटेक्शन आई विल इमीडिएटली टेक इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट। सो वो फाइट करेगा, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे आई डोंट वांट कि मुझे लंबा चले हेपेटाइटिस बी, सो मैं इम्यूनोग्लोबुलिन इमीडिएटली ले सकती हूँ। ऑलरेडी भले मैंने वैक्सीनेशन लिया है, पर मुझे कभी भी हेपेटाइटिस बी हुआ नहीं था एंड आई डोंट वांट टू टेक अ चांस, सो मैं इमीडिएटली इम्यूनोग्लोबुलिन ले सकती हूँ। अंडरस्टूड? यस और Yes, नो? ma'am. यस। सो दिस इज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सी, डी, ई हम कल देखेंगे। Okay, so let's do a quick revision on हमने क्या देखा। So today we have seen esophageal varices. Esophageal varices मतलब dilated tortuous veins of esophagus. क्यों होता है? Mainly cirrhosis की वजह से। cirrhosis हुआ तो पोर्टल सर्कुलेशन बढ़ जाएगा एंड वेन्स डायलेट हो जाएगी। अगर पोर्टल सर्कुलेशन और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर वो ब्लीड भी हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो गई मतलब वो हमारे लिए इमरजेंसी सिचुएशन है। यस, उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे। व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? rupture થઈ જાય તો એના લીધે hemorrhage થઈ જાય. અને આપણા માટે પ્રાઇમરી કન્સર્ન છે, મેઇન ચિંતાજનક વાત છે. યસ, ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ, what is this really important point? Rupture and resultant Yes, બોલો. Rupture and resultant hemorrhage of esophagus varices is our primary concern because it is a life-threatening situation. हाँ, सो रप्चर हो गया, हेमरेज हो गया, वो हमारे लिए चिंताजनक है, प्राइमरी कंसर्न है। बिकॉज क्यों हमारे लिए चिंताजनक है? वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। उसके हमने इंटरवेंशन देखे कि पेशेंट जब तक स्टेबल है तब तक ओके ठीक है। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो आपको क्या करना है? एनजी ट्यूब इंसर्ट, स्पेशल एनजी ट्यूब आती है वो इंसर्ट कर सकता है। बलून टेम्पोनेट भी आता है बट वो इंसर्ट नहीं किया जाता है नॉर्मली। वेसोकंस्ट्रिक्टर दे सकते हैं टू स्टॉप द ब्लीडिंग। पेशेंट को ऑलरेडी पहले से ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पे रखो, बिकॉज हमें पता है उसको वेराइसिस है, तो फिर क्यों रिस्क लेना है वो रप्चर हो जाए। सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। एंड एक बार पेशेंट स्टेबल हो गया, चलो ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग बंद भी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बार नहीं होगा, दूसरी बार भी हो सकता है। सो स्टेबल हो जाए फिर हमें उसको ट्रीट करना है। सो एंडोस्कोपी क्या सर्जरी के लिए हम उसको रेडी करेंगे। एंडोस्कोपी में 2 मेथड्स है, स्क्लेरोथेरापी एंड लाइगेशन। स्क्लेरोथेरापी में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसके अंदर स्क्लेरोसिंग एजेंट या स्क्लेरोथेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, जो इंजेक्ट करोगे सो वेन्स जल के मतलब नॉर्मल हो जाएगी, मतलब चली जाएगी, वेनिश हो जाएगी, जो टॉर्टोस हो गई थी वो ठीक हो जाएगी। बट उसके भी कॉम्प्लिकेशंस है। लाइगेशन में रबर बैंड करके उसको टाइट कर देते हैं तो धीरे धीरे वो अल्सर फॉर्म हो जाएगा, नेक्रोस होके स्वाउश ऑफ हो जाएगी एंड इसको टाइम लगेगा 3 to 7 days लगेंगे।
सर्जरी में हम शंटिंग कर सकते हैं, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शंट देखे, पोर्टा केवल, डिस्टल स्प्लीनोरेनल, मीजोकेवल एंड टिप्स, ट्रांसट्यूबुलर, इंट्राहेपेटिक। अगर ये कोई भी वर्ड आ रहा है, सो यू हैव टू थिंक दैट दे आर टॉकिंग अबाउट शंटिंग प्रोसीजर्स टू डाइवर्ट द ब्लड फ्लो ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। इसमें से कुछ नाम आए क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज दिस सर्जरी? पता चलना चाहिए कि ये सर्जरी पोर्टल सर्कुलेशन को डाइवर्ट करने के लिए किया था, एंड ये कब करते हैं? जब इसोफेजियल वराइसिस हो तब। तो हमने वो समझा, देन हेपेटाइटिस स्टार्ट किया। हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। उसके टाइप्स देखे, उसका असेसमेंट देखा स्टेजेस वाइज। सो कोई भी हेपेटाइटिस हो, ABCD कोई भी हो, ये 3 स्टेज होते हैं, प्री इक्ट्रिक, इक्ट्रिक एंड पोस्ट इक्ट्रिक। इक्ट्रिक मतलब जॉन्डिस अपीयरेंस, पेशेंट येलो दिखेगा, पेशेंट के बॉडी फ्लूइड सब कुछ येलो दिखेगा। प्री इक्ट्रिक मतलब अभी जॉन्डिस नहीं है, अदर सिम्टम्स दिखेंगे, सो वो उसका मतलब है प्री इक्ट्रिक स्टेज। एंड पोस्ट इक्ट्रिक मतलब अब जॉन्डिस रिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया, सब कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमने हेपेटाइटिस ए देखा। हेपेटाइटिस ए कौन से इंडिविजुअल्स को होता है? ट्रांसमिशन, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए? रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन? कैसे ट्रांसमिट होता है हेपेटाइटिस? फीकल ओरल रूट, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरे हमने देखा कि कैसे कैसे ट्रांसमिट होगा। इंक्यूबेशन पीरियड 15 to 50 days, इन्फेक्शियस, नो नीड टू रिमेम्बर द इंक्यूबेशन पीरियड, आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, इन्फेक्शियस पीरियड कितना है, दिस इज फॉर योर नॉलेज। फिर हमने टेस्टिंग देखा, ब्लड टेस्ट, HAV एंटीबॉडीज, IgM, IgG, इसका टेस्टिंग करने से पता चल जाएगा पेशेंट इन्फेक्टेड है या नहीं। उसका कॉम्प्लिकेशन एक ही है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, दैट इज सो सीवियर एंड ऑफन फैटल, पेशेंट कैन डाई इफ द पेशेंट एक्सपीरियंस द फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अगर हमें पता है कि फीकल ओरल रूट है, ऑप्शंस रीड करोगे, सो ऑप्शंस रिलेट करना है कि इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं, तो फिर आप प्रिवेंट कर पाओगे। उसकी वैक्सीन भी है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी है, तो दोनों हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, yes, online students, what is this really important point? strict and frequent hand washing with these direct type now hepatitis and prevention. yes, स्ट्रिक्ट एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करेंगे तो उससे सारे हेपेटाइटिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा हेपेटाइटिस बी, उसका डिस्क्रिप्शन, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स देखे, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Blood and body fluid ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। सो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कोई भी ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि कहीं भी पेशेंट के ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है या कोई भी बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो ट्रांसमिशन में कंसीडर कर दोगे। सो दैट इज द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, सब उसके सब पॉइंट देखे। इंक्यूबेशन पीरियड देखा, टेस्टिंग में HBsAg है तो वो पॉजिटिव है, HBsEAg है मतलब वो इन्फेक्शियस है, HBeAg वो इन्फेक्टिव स्टेट दर्शा रहा है। एंड अगर पेशेंट के बॉडी में, ब्लड में HBsAg के अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट हो गए, मतलब अब वो रिकवर करना स्टार्ट कर रहा है। सो ये 6 महीने बाद भी अगर HBsAg पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पेशेंट अभी भी लाइक क्रोनिक इन्फेक्शन है, या तो वो कैरियर है, साइलेंट कैरियर, उसके पास वायरस है बट उसके सिम्टम्स नहीं है, वो दूसरे को तो इन्फेक्ट कर सकता है बिकॉज ही इज पॉजिटिव, पर्सन इज पॉजिटिव। फिर हमने देखा उसकी कॉम्प्लिकेशंस, देयर आर वेरियस कॉम्प्लिकेशन, फुलमिनेंट, क्रोनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस एंड कार्सिनोमा, हेपेटाइटिस बी की वजह से कैंसर भी हो सकता है। उसके प्रिवेंशन देखिए, एंड उसकी वैक्सीन भी है, इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों अवेलेबल है। वैक्सीन में एडल्ट एंड पीडियाट्रिक डोज दोनों है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, Okay, and see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. thank you. Thank you, ma'am.